सिद्धा फार्मा की बिल्डिंग के बाहर खड़े बाउंसर्स को देखकर वहां मौजूद भीड़ थोड़ा सकपका गई थी। इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी किसी के अंदर उन बाउंसर से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। तभी वहां एक और कार आकर रुकी, लेकिन इस बार भीड़ ने उस कार को नहीं घेरा। उस कार से गौतम नीचे उतरा और उसके साथ बादशाह और वेदांत भी बाहर आए। गौतम को वहां देखते ही उन सभी बाउंसर्स ने उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया और गौतम को प्रोटेक्ट करते हुए वो उसके साथ बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ चलने लगे। तभी भीड़ से एक पत्थर उड़ता हुआ गौतम की तरफ आया, लेकिन अपनी इंट्यूशन पावर से गौतम ने बिना देखे ही उस पत्थर को अपने हाथ से रोक लिया। भीड़ से आए पत्थर की वजह से वो सभी बाउंसर्स बादशाह और वेदांत भी सतर्क हो गए और आसपास नजर घुमाते हुए पत्थर फेंकने वाले को ढूंढने लगे। वेदांत गुस्से से भीड़ पर चिल्लाते हुए बोला, किसने फेंका पत्थर? उन सभी की नजरें अभी भी पत्थर फेंकने वाले को ढूंढ रही थी और वहां मौजूद भीड़ के लोग भी अपने आसपास हैरानी से देख रहे थे। तभी भीड़ के काफी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, मैंने। उस आदमी की आवाज सुनते ही भीड़ के लोग एक तरफ हट गए और सबने पीछे खड़े उस आदमी को देखा। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा कितना बुरा हाल हो सकता है? वेदांत के ऐसा बोलने पर वो आदमी गुस्से से बोला, तुम बड़े लोग आखिर कर ही कह सकते हो? पहले तुम लोगों की वजह से हमारे भाई लोगों की जान पर बनाई है, ऊपर से अब जब हम उनके लिए हक मांगने आए हैं तो तुम लोग उल्टा हमें ही धमका रहे हो। तभी वो आदमी भीड़ की तरफ मुड़ता हुआ सबको भड़काते हुए बोला, भाइयों, ये जो आदमी सामने खड़ा है यही सब की असली वजह है, क्योंकि इस कंपनी से निकली जिस दवा ने लोगों को बीमार किया है वो दवा इसी आदमी ने बनाई है। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? भीड़ ने गुस्से से एक साथ जवाब दिया, कभी नहीं, इसे छोड़ना मत। ये सुनते ही गौतम के आदमी और ज्यादा सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों का आक्रोश उस आदमी के भड़काने से और ज्यादा बढ़ गया था और अब वो भीड़ पहले से भी कहीं ज्यादा हिंसक नजर आ रही थी। तभी भीड़ में खड़े कुछ और लोग भी उस आदमी के साथ जुड़ गए और गौतम को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ उसकी ओर बढ़े। गौतम और उसके साथी ये नहीं जानते थे कि जो लोग उस पर हमला करने आ रहे थे वो सब प्रोफेसर आचार्य के भेजे हुए माया कल्ट के स्टूडेंट थे, जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे। वो वहां इसलिए आए थे जिससे वो गौतम को भीड़ के नाम पर जान से मार सके। उन लोगों को गौतम की तरफ चार्ज करते देख बादशाह और वेदांत भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। उनके एक इशारे पर उनके साथ आए बाउंसर्स उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़े और साथ ही बादशाह और वेदांत भी उन लोगों से भिड़ गए। देखते ही देखते वहां एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। भीड़ के बाकी लोग जो मासूम थे वो उस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो तो सिर्फ उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। इसलिए वो सभी एक साइड हटकर खड़े हो गए थे और हैरानी से उस लड़ाई को देख रहे थे। प्रोफेसर और गौतम के लोग एक दूसरे को इस तरह पीट रहे थे मानो जैसे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, लेकिन मार्शल आर्ट के स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी बादशाह और वेदांत के लोग उन पर हावी हो रहे थे। तभी अचानक उन लोगों की तरफ से एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आया और उसने उन सभी बाउंसर्स को एक एक करके पीटना शुरू कर दिया। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि माया कल्ट का सबसे खतरनाक हथियार काजू पहाड़ी था। प्रोफेसर आचार्य ने काजू को एक किलिंग मशीन बनाया था, जिसने प्रोफेसर के लिए न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा था। वहां जितने भी बाउंसर्स मौजूद थे उन सब की ताकत मिलाकर भी काजू की ताकत के आगे फीकी थी। काजू जिस तरह से बाउंसर्स को पीट रहा था उसे देखकर गौतम समझ गया था कि वो कोई आम फाइटर नहीं था, बल्कि उसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल थी। गौतम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि काजू और उसके साथियों को माहिरा और भार्गव ने वहां भेजा था, जिससे भीड़ की आड़ में वो गौतम को खत्म कर सके। देखते ही देखते काजू बादशाह और वेदांत पर भी भारी पड़ गया और उसके वार से उन दोनों के हाथ टूट गए। वो दोनों जख्मी हालत में जमीन पर गिरकर दर्द से कराह रहे थे और उनका दर्द गौतम से देखा नहीं जा रहा था। तभी काजू अपने आदमियों के साथ गौतम की ओर तेजी से बढ़ा। बिल्डिंग की खिड़कियों पर खड़े लोगों की आंखें अब सिर्फ गौतम पर थीं। जहां समीर और दिव्यंका वो सब देखकर गौतम के लिए घबराए हुए थे, वहीं भार्गव एक बड़ी सी मुस्कान लिए गौतम के अंत का साक्षी बनने के इंतजार में था। लेकिन कनिका के चेहरे पर अभी भी एक चिंता साफ नजर आ रही थी, मानो जैसे उसे अंदर ही अंदर कोई बात परेशान किए जा रही थी। गौतम ने उन बाउंसर्स बादशाह और वेदांत को अपनी मदद के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे सबके सामने अपनी पावर्स दिखाने की जरूरत पड़े। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। काजू और उसके आदमी किसी भी वक्त गौतम पर हाथ उठा सकते थे, इसलिए
इससे पहले वो गौतम को छू पाते, गौतम ने खुद को बचाते हुए काजू के सीने पर जोर की एक लात मारी। काजू कुछ फीट हवा में उड़ता हुआ पीछे आ रहे अपने आदमियों के ऊपर गिरा। ये देखकर बिल्डिंग की खिड़की पर खड़े भार्गव की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। काजू खुद को संभालते हुए उठकर खड़ा हुआ और उसने घूर कर गौतम को देखा। गौतम की मारी हुई लात से उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि गौतम बाकी लोगों की तरह आम नहीं था, बल्कि न सिर्फ उसे मार्शल आर्ट्स की समझ थी, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा जरूर था जो काफी शक्तिशाली था। काजू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गुस्से से गौतम से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, एक तो लोगों की जान खतरे में डालने के लिए तू ही जिम्मेदार है, ऊपर से तू आम जनता पे हाथ भी उठा रहा है। गौतम काजू की बात से ना ही बेचैन हुआ और ना ही उसने काजू को कोई सफाई देना जरूरी समझा। वो काजू को पैनी नजर से देखते हुए बोला, पहले जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो, उसके बाद कौन जिम्मेदार है और कौन गुनहगार, ये बाद में पता लगा लेंगे। गौतम ने काजू को सीधे ललकारा था, जिस वजह से काजू की ईगो हर्ट हो गई और वो अपने आदमियों से गुस्से में बोला, कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। काजू के साथियों ने उसकी बात मानते हुए अपने सिर हां में हिलाए और एक ओर हटकर खड़े हो गए। अब काजू और गौतम आमने सामने थे और एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। उन दोनों की आंखों में खून उतर आया था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो अब एक दूसरे की जान लेने के बाद ही शांत होने वाले थे। तभी काजू गौतम की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन इससे पहले वो गौतम पर वार करता गौतम ने उछलते हुए उसके मुंह पर जोर का एक मुक्का मारा। एक बार फिर काजू लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और इससे उसकी ईगो को और भी ज्यादा चोट पहुंची। वो वापस से उठा और गौतम पर वार पे वार करने लगा, लेकिन ना सिर्फ गौतम ने खुद को उसके हर वार से बचाया, बल्कि काजू के ऊपर मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। वहां मौजूद बाउंसर्स और वेदांत भी गौतम को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस काजू ने उन मुष्टंडों को आसानी से धूल चटा दी थी, वो गौतम जैसे नॉर्मल इंसान के सामने टिक भी नहीं पा रहा था। लेकिन बादशाह गौतम की असली ताकत जानता था और काजू को पिटते देख वो बहुत खुश हो रहा था। गौतम को खुद पर हावी होता देख अब काजू भी बहुत घबरा गया था। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, अब क्या तुम सब मेरी मौत के बाद ही मुझे बचाने आओगे? आगे बढ़ो और रोको इसे। काजू के साथी भी वो सब देखकर हैरान थे, क्योंकि काजू ने खुद ही उन्हें बीच में आने से रोका था और अब वो खुद ही उन सब की मदद मांग रहा था। वो सभी गौतम से डर रहे थे, क्योंकि वो अच्छे से समझ गए थे कि अगर गौतम काजू का वैसा हल कर सकता था तो वो सब तो गौतम के सामने कीड़े मकोड़ों जैसे थे। लेकिन फिर भी उन्हें अपने लीडर काजू की मदद तो करनी ही थी। वो सब गौतम को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौतम ने उन सब का वही अंजाम किया जो उन लोगों ने सोचा था। कुछ ही देर में काजू और उसके साथी जमीन पर धराशायी पड़े दर्द से कराह रहे थे, लेकिन गौतम हाफ तक नहीं रहा था। काजू समझ गया था कि उन सभी में गौतम को खत्म करने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए वो दर्द से रोने का नाटक करते हुए भीड़ से बोला, देखा दोस्तों, ये लोग अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। एक तो जानबूझकर ऐसी दवाइयां बनाते हैं जिनसे इंसानियत खतरे में पड़ जाए, ऊपर से आम जनता पर जुल्म भी करते हैं। गौतम का खून खौल उठा और वो जोर से जमीन पर पड़े काजू के दाएं हाथ के ऊपर कूदा। काजू के हाथ की हड्डी टूटने की आवाज वहां खड़े सबने सुनी और उसके मुंह से निकली चीख तो बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों के कानों तक में गूंज गई। गौतम ने गुस्से से काजू से कहा, ये सब कौन कर रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। तुम सब मेरी दवा को जहर जैसा समझ रहे हो ना? आज मैं सबके सामने साबित करूंगा कि मेरी दवा जहर नहीं बल्कि अमृत है। ये कहते हुए गौतम ने वहां खड़ी अपनी कार से कुछ दवाइयों की बोतल्स निकाल ली और उसने वहां स्ट्रेचर पर लेटे हुए बीमार लोगों को वो दवा देनी शुरू की। भीड़ में खड़े एक भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गौतम को उस वक्त रोक सके। देखते ही देखते स्ट्रेचर पर लेटे बीमार लोग उठकर बैठ गए, मानो जैसे उनकी तकलीफ अचानक से गायब हो गई हो। साथ ही काजू के साथी जो नकली बीमार बनकर वहां आए थे, वो अभी भी स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। गौतम ने उन्हें पहचान लिया और सबके सामने ऐलान करते हुए बोला, ये दवा उन्हीं लोगों को असर करेगी जो सच में बीमार हैं। अगर कोई इंसान बीमार नहीं है और उसने ये दवा पी ली तो ये दवा उसके शरीर में जाते ही जहर बन जाएगी और वो अगले 2 मिनट में दम तोड़ देगा। गौतम के ऐलान से काजू के साथी घबराते हुए स्ट्रेचर से उठे और गौतम के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगे। उन सब का सच वहां मौजूद लोगों के सामने आ चुका था और गौतम ने यह भी साबित कर दिया था कि वो निर्दोष था और उसकी दवा सच में चमत्कारी थी। वहां मौजूद सभी लोग
उन नकली बीमार लोगों को जोर जोर से पीटने लगे। पलटी हुई बाजी देखकर भार्गव के हाथ पैर फूल गए थे। वो समझ गया था कि अब उसका खेल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसे किसी भी हाल में खुद को बचाना था, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। गौतम किसी भी वक्त वहां आकर उसका पर्दाफाश कर सकता था। वो घबराते हुए कनिका से बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न जाने इस गौतम में ऐसी कौन सी मायावी शक्ति है जो ये हर बार मुझे मात देता है, लेकिन अब नहीं। मैं इसे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। मुझे यहां से निकलना होगा कनिका। तुम यहीं पर रुककर मुझे पल पल की जानकारी देते रहना। लेकिन सर, भार्गव बिना कनिका की बातें सुने ही वहां से तेजी से निकल गया और कनिका घबराई हुई वहां खड़ी सोचती रही कि वो करे भी तो क्या। भार्गव पीछे के रास्ते से निकलकर सीधा बेसमेंट की तरफ भागा, जहां से वो बचकर बाहर निकल सके। उसने लिफ्ट नहीं ली, बल्कि 20वें माले से सीढ़ियां उतर रहा था। जब वो बेसमेंट में पहुंचा तो हाफ हाफ कर उसका बुरा हाल हो गया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार की तरफ आगे बढ़ा, उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। उसके सामने एक भीड़ खड़ी थी, जिसमें दिव्यंका, समीर, बाशा, वेदांत और बाकी के डायरेक्टर्स खड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा भार्गव अगर किसी को देखकर घबरा रहा था तो वो था गौतम, जिसने घायल काजू को गर्दन से पकड़ा हुआ था और उसके साथ आई पुलिस फोर्स। भार्गव को ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे वो पल उसका आखिरी दिन था। लेकिन साथ ही वो अपने मन में उस सिचुएशन से बचने का प्लान बना चुका था। उसने सोचा कि वो काजू को गलत साबित करके सबको अपनी बेगुनाही का सबूत दे देगा। पर इससे पहले वो कुछ बोलता, अचानक से उसके सामने कोई ऐसा आया जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। आखिर भार्गव के सामने कौन आया था? क्या भार्गव का खेल खत्म हो चुका था? प्रोफेसर आचार्य गौतम को खत्म करने के लिए आगे कौन सी चाल चलने वाला था? तो तुम? भार्गव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला था। उसके सामने जो लड़की गौतम के साथ खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि कनिका थी। एक रात पहले कनिका सिद्धा फार्मा के ऑफिस से अपने घर पहुंची थी। उस वक्त वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि वो अपने बॉस भार्गव की चाल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर जैसे ही अपने फ्लैट पहुंचकर कनिका ने लाइट्स ऑन की, उसकी चीख निकल गई। उसके लिविंग रूम में कुछ लंबे चौड़े मुश्तंडे बैठे थे, जिसमें से एक के चेहरे पर एक कट का निशान था। वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। एक पल के लिए कनिका को लगा जैसे वो कुछ लुटेरे थे जो उसका घर लूटने आए थे। इससे पहले वो दोबारा चिल्लाती वो लंबा चौड़ा आदमी बोला, दोबारा चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी आखिरी चीख होगी। ऐसा सुनते ही कनिका डर के मारे थर थर कांपने लगी। आप लोगों को जो भी चाहिए मेरे घर से ले लो, पर प्लीज मुझे कुछ मत करना। वो मुश्तंडा कनिका के पास आकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा यहां हम इतनी देर से बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे? हमने पहले ही तुम्हारे घर को खंगाल दिया है, पर हमें यहां महंगे गिफ्ट्स के अलावा और कोई खास चीज नहीं दिखी। लगता है जो हमें चाहिए वो तुम्हारे पास है। कनिका डरती हुई 2 कदम पीछे हटकर बोली, क्या मतलब? इंफॉर्मेशन जो सिर्फ तुम हमें दे सकती हो। कनिका को समझ नहीं आया कि वो लोग उससे कौन सी इंफॉर्मेशन मांगने वहां आए थे। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? भार्गव की अगली चाल की। भार्गव का नाम सुनते ही कनिका समझ गई कि वो लोग गौतम के आदमी थे, जो कि वो थे भी। और जो मुश्तंडा उसे तब से डराई जा रहा था वो कोई और नहीं, गौतम का राइट हैंड बाशा था। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैडम, शायद आप हमें जानती नहीं हैं। हम 1 नंबर के छटे हुए क्रिमिनल्स हैं। वो तो लेडीज देखकर हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, वरना हम पहले चाकू मारते हैं और फिर लाश से सवाल करते हैं। और यकीन मानिए, हमारे सामने मुर्दे भी अपनी जुबान खोलते हैं। कनिका ने आज तक सिर्फ भार्गव को दूसरों को धमकाते हुए देखा था, पर ऐसा पहली बार था कि उसे कोई धमका रहा था, और वो भी एक प्रोफेशनल गुंडा। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने बादशाह के सामने सब कुछ उगल दिया। कनिका के बताने पर गौतम के सामने भार्गव का प्लान पहले ही आ चुका था, और इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ उस दिन ऑफिस आया था। कनिका को गौतम की साइड खड़ा देख भार्गव समझ गया था कि अब उसकी दी हुई कोई भी दलील काम नहीं आने वाली थी। तभी गौतम काजू की तरफ इशारा करते हुए भार्गव से बोला, तुम्हारे इस पिट्ठू और तुम्हारी
नॉट सो पर्सनल सेक्रेटरी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। यहां तक कि ये सच भी दुनिया के सामने आ गया है कि दवाइयों में जहर तुमने ही मिलाया था। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो पुलिस के साथ चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठकर जेल चले जाओ, नहीं तो बाहर गुस्से से भरे लोगों की भीड़ अभी भी मौजूद है और वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। भार्गव के पास सच में कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस भार्गव और उसका साथ देने वालों को अपने साथ लेकर जा ही रही थी कि तभी गौतम ने भार्गव को रोकते हुए कहा, 1 मिनट, जाने से पहले अपनी शर्त तो पूरी करते जाओ। गौतम ने वेदांत को इशारा किया और वेदांत ने अपने बैग से निकालकर कुछ पेपर्स गौतम को पकड़ा दिए। गौतम ने अपनी जेब से पेन निकाला और भार्गव के पास जाकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, शर्त के मुताबिक तुम्हें सिद्धा फार्मा के डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा और अपने स्टेक्स दिव्यंका के नाम करने होंगे। भार्गव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, पर वो गौतम की शर्त पूरी करने के लिए मजबूर था, इसलिए उसने गौतम के हाथ से पेन लेते हुए सारे पेपर्स पर साइन कर दिए। गौतम को पेपर्स लौटाते हुए भार्गव उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, इसे अपनी जीत मत समझना गौतम, मैं वापस जरूर आऊंगा। ये कहते ही पुलिस वाले भार्गव को घसीटकर वहां से अपने साथ ले गए। भार्गव के अरेस्ट की खबर माहिरा तक भी पहुंच गई थी और साथ ही प्रोफेसर आचार्य तक भी। गौतम से मिली एक और शिकस्त के बाद माहिरा हमेशा की तरह तिलमिलाई हुई थी। और कितना इंतजार प्रोफेसर आचार्य, आपने कहा था आपके लोग इस बार गौतम का काम तमाम कर देंगे, लेकिन आपके लोग तो खुद ही उसके हाथों पिटकर जेल में बंद हैं। प्रोफेसर आचार्य के चेहरे पर अभी भी एक शांति बनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि वो अंदर से बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। वो शांत स्वर में बोला, मेरे आदमियों की चिंता तुम मत करो, उन्हें तो मैं कैसे भी जेल से बाहर निकलवा लूंगा। पर इससे एक बात तो साबित हो गई है, गौतम के पास सच में कोई अनोखी शक्ति है, वरना काजू जैसे योद्धा के सामने बड़े से बड़ा शूरवीर भी आज तक टिक नहीं पाया। माहिरा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, मुझे आपके काजू या बादाम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ये जानना है कि हम गौतम को कैसे हरा सकते हैं। प्रोफेसर भी सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो इतना समझ चुका था कि अगर उसे गौतम को हराना था तो उसे थोड़ा हटकर सोचना था। वो माहिरा से बोला, इतिहास गवाह है, जब शस्त्रों से लड़ाई ना जीती जाए तो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, और शास्त्र यही कहते हैं कि एक इंसान अगर किसी से हारता है तो अपनों से हारता है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रोफेसर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, गौतम अब तक बाहरी हमलों से बचता रहा है, लेकिन अब वक्त है अंदर से हमला करने का। सब कुछ खत्म होने के बाद गौतम वापस अपने घर गया। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ, उसने अवनी को लिविंग एरिया में बैठा पाया। अवनी थोड़ी सीरियस लग रही थी। गौतम ये सोचकर घबरा गया कि कहीं अवनी को टीवी न्यूज से सिद्धा फार्मा में हुई सारी बातों का पता तो नहीं लग गया। वो धीरे से अवनी के पास जाकर बोला, क्या हुआ अवनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अवनी ने गौतम की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहा, आई थिंक वी नीड टू टॉक गौतम। वो शब्द गौतम के अंदर एक सिहरन पैदा करने के लिए काफी थे। वो अवनी के पास बैठता हुआ हिचकिचा कर बोला, क्या बात है अवनी, सब ठीक तो है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ गौतम, क्या हमारे बीच सब ठीक है? इतना टाइम हो गया है हमें इस विला में अकेले रहते। मुझे लगा था कि मॉम की वजह से तुम घर से बाहर रहना पसंद करते हो, लेकिन मॉम को तो यहाँ से गए हुए काफी समय हो गया। पर मैं पिछले काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुमने पहले से कहीं ज्यादा घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, या फिर सच में तुम्हारा मुझसे मन भर गया है? अवनी की बात सुनकर जहां गौतम को इस बात से राहत हुई थी कि अवनी को उसके और सिद्धा फार्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बातें सुनकर वो ऊपर से नीचे तक हिल भी गया था। तुमने फिर से ये सब सोचना शुरू कर दिया अवनी, तुम अच्छे से जानती हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम रोज मुझसे दूर क्यों रहते हो? सुबह जल्दी चले जाते हो और रात को देर से लौटते हो। कहीं तुम्हारा मुझसे दिल तो नहीं भर गया? उस दिन सुबह ही गौतम एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आया था, लेकिन ये लड़ाई लड़ने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। वो थोड़ा बेचैन होते हुए अवनी से बोला, तुम एक ऐसी बातें कर रही हो अवनी? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं एक फार्मा कंपनी के लिए एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा हूँ। ऐसे में मुझे रोज अलग अलग डॉक्टर्स के क्लिनिक में दवाइयों के सैंपल्स देने जाना पड़ता है। ऊपर से आजकल नई नई बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में मेरी कंपनी में दवाइयों का बल्क प्रोडक्शन हो रहा है।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अवनी अपनी जगह से उठती हुई बोली। मुझे ये सब समझ नहीं आता गौतम। मैं बस ये जानती हूँ कि अगर हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना है तो हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए अवनी बिना गौतम की कोई बात सुने वहां से अपने रूम में चली गई। गौतम सोच में पड़ गया था कि आखिर वो अवनी को कैसे समझाए। वो खुद अवनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, लेकिन काम की वजह से वो उसके लिए प्रॉपर समय नहीं निकाल पा रहा था। इधर जोधपुर में गीता अपने घर में बैठी टीवी पर सिद्धा फार्मा में हुए कांड की न्यूज देख रही थी। तभी उसके पास निशा का कॉल आया। निशा की आवाज काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसने गीता को सारी बात बताई कि किस तरह उसने भार्गव के कहने पर गौतम के स्टडी रूम से वो एक्सेस कार्ड चुराया था और अब भार्गव के जेल जाने से वो काफी ज्यादा डर गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजी। भार्गव सर के जेल जाने से मेरे और सिद्धांत के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे। पता नहीं गौतम को हमारे बारे में कुछ पता चला भी है या नहीं, क्योंकि कल से अभी तक उसने हमसे कोई बात नहीं की है। पर हमें डर है कि पता नहीं कब वो पुलिस लेकर हमारे पास आ जाए। निशा का डर भगाते हुए गीता ने कहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका राज मेरे पास सेफ है। उसी बिना पर उसने तुम दोनों की नौकरी लगवाई थी, और अगर उसने तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो अच्छे से जानता है मैं क्या कर सकती हूँ। निशा से बात करने के बाद गीता अपना फोन नीचे रखकर अपने आप में बड़बड़ाई। ना जाने इस गौतम की किस्मत किस चीज से लिखी गई है। जब भी कोई इसके खिलाफ कुछ करने की सोचता है, ये हमेशा बचकर निकल जाता है। अच्छा खासा मैं उस शानदार विला में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उस गौतम की वजह से मुझे भी वो विला छोड़कर आना पड़ा। और तो और उसने मेरी अपनी बेटी को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि अवनी उस गौतम को छोड़कर मुझे वापस अपना ले। तभी वहां किसी की आवाज आई। एक तरीका है जिससे तुम्हें वो विला और तुम्हारी बेटी वापस मिल सकते हैं। जैसे ही गीता ने दरवाजे की तरफ देखा, वो चौंक कर खड़ी हुई। तुम? दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि माहिरा खड़ी थी। गीता उसे जोधपुर में देखकर हैरान थी और साथ ही उसे माहिरा को अपने सामने देखकर चिढ़ भी मच रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, ऊपर से तुमने मेरे घर में पैर रखने की जरूरत की। गीता माहिरा को अपने साथ हुई सभी गलत चीजों के लिए ब्लेम कर रही थी, पर माहिरा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ एक हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए गीता को देखे जा रही थी। जब गीता बोलते बोलते थक गई तो माहिरा उसके पास आते हुए धीरे से बोली, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह मैं नहीं बल्कि वो गौतम है। लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे तुम उस गौतम को अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती हो। मैं इस बार तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। पिछली बार तुम्हारी बात मानी थी तो अवनी ने मुझे ठुकरा दिया। इस बार तुम क्या चाहती हो कि अवनी मुझे सच में जेल भेज दे? माहिरा गीता के एकदम पास आकर धीरे से बोली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि इस बार अवनी खुद ही गौतम को ठुकराने वाली है। माहिरा की बात सुनकर गीता एक सेकंड के लिए जम गई, क्योंकि वो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कौन सा तरीका था जिससे अवनी गौतम के खिलाफ जा सकती थी। माहिरा गीता के पास कौन सा प्लान लेकर आई थी? क्या अवनी सच में गौतम के खिलाफ जा सकती थी? क्या सच में भार्गव गौतम से अपना बदला लेने वापस आएगा? तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, इस बार मैं तुम्हें एक मौका देने आई हूँ। एक तो पहले ही माहिरा को अपने जोधपुर वाले घर में देखकर गीता चौंक गई थी। ऊपर से उसे माहिरा के बोले हुए हर एक शब्द को सुनकर चिढ़ मच रही थी। उसे वापस से वो दिन याद आ गया था जब उसकी खुद की बेटी अवनी ने उसे उस विला से बाहर निकाला था और गीता उसकी जिम्मेदार सिर्फ माहिरा को मान रही थी। वो चिढ़ते हुए माहिरा से बोली, मौका? तुम्हारे दिए मौकों ने मुझे बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया है माहिरा। इस बार हालात अलग है गीता। गौतम तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन चुका है, तुम्हारी बेटी अवनी का दिल भी और वो विला भी। लेकिन तुम्हें पता है, गौतम की नई सेक्रेटरी प्रियंका से उसका कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। गीता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने माहिरा की तरफ घूरते हुए देखा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब साफ है गीता, अगर अवनी को पता चल जाए कि गौतम का प्रियंका के साथ चक्कर चल रहा है तो सोचो क्या होगा। तुम्हें वो विला वापस मिल सकता है, अवनी खुद गौतम को ठुकरा देगी। गीता का चेहरा पल भर को असमंजस में बदल गया। उसने तुरंत माहिरा को घूरते हुए कहा,
नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं लूंगी। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे किसी खेल में नहीं पड़ना माहिरा। माहिरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराई और जाने के लिए मुड़ गई। जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन सोच लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया। गीता वहीं सोफे पर बैठी रह गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। भले ही वो माहिरा की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर उसने माहिरा की बात पर गौर किया। गीता की आंखों में अब वही पुराना लालच लौट आया था। वो खुद से बुदबुदाई, माहिरा पर भरोसा करना बेवकूफी है, लेकिन अगर उसकी बात सच निकली और अवनी को सच में गौतम पर शक हो गया तो वो खुद ही उसे टुकरा देगी और वो विला फिर से मेरा हो जाएगा। गीता की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मन ही मन एक बार फिर अवनी और गौतम की जिंदगी में आग लगाने का फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह गौतम अपने चैम्बर में बैठा था। सामने फाइलों का ढेर था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अवनी के साथ कल रात हुई बहस उसके दिमाग में घूम रही थी। काश अवनी को मैं समय दे पाता, लेकिन काम इतना बढ़ गया कि खुद को भी वक्त नहीं मिल रहा। अब ये बात मैं अवनी को कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकता। अचानक बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। गौतम चौंक कर खड़ा हो गया। वो बाहर निकला तो देखा कि पूरा ऑफिस अफरा तफरी में था। भारी भरकम लोग काले सूट में, हाथों में फाइलें और कुछ हथकड़ियां लिए हुए स्टाफ को धक्का दे रहे थे। गौतम को समझ में नहीं आया कि आखिर वो लोग कौन थे और वहां क्या कर रहे थे। वो उन लोगों को संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक से एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो आदमी लंबे चौड़े कद का था और उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। गौतम ने चौंकते हुए उस आदमी से कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ ये सब क्या लगा रखा है? उस आदमी ने गौतम की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने साथ आए बाकी लोगों से कड़क आवाज में बोला, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत मत दो। ये ऑफिस अब हमारी कस्टडी में है। गौतम थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? वो आदमी गौतम की तरफ पैनी नजरों से देखते हुए बोला, मेरा नाम हर्षेंद्र प्रताप सिंह है। मैं ड्रग ब्यूरो से हूँ। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि सिद्धा फार्मा फेक मेडिसिन बेच रहा है और तुम्हारी दवाइयों में इलीगल ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सारा ऑफिस सन्न रह गया। दिव्यंका की अनुपस्थिति में सभी की नजरें गौतम की तरफ थीं। गौतम का चेहरा तमतमा उठा। ये पूरी तरह से गलत इल्जाम है। ये साबित हो चुका है कि सिद्धा फार्मा पर जो भी इल्जाम लगे थे वो किसी की साजिश थी। और आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि हमारी मेडिसिन में इलीगल ड्रग्स मिले हैं? हर्षेंद्र ने अपनी भौएं सिकोड़ते हुए कहा, प्रूफ? हमें प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कानून का पालन कराना आता है। हर्षेंद्र के इशारे पर उसकी टीम ने सारे डॉक्यूमेंट सीज करने शुरू कर दिए। फाइलें, लैपटॉप, रिसर्च रिपोर्ट्स सब उठा लिए गए। कर्मचारियों में दहशत फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा था ये सब किसने करवाया। गौतम ने फिर कोशिश की। ये सिद्धा फार्मा है और इसकी डायरेक्टर दिव्यंका रायजादा है। आप उन्हें कॉल कीजिए, वो सब क्लैरिफाई करेंगी। हर्षेंद्र उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो गौतम को घूरते हुए बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के डायरेक्टर्स कौन है। मैं बस ये जानता हूं कि तुम यहाँ के रिसर्चर हो और तुम ही ने दवाइयों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। इतना कहते हुए हर्षेंद्र ने अपने आदमियों को इशारा किया और दो आदमी आगे बढ़े। हैंडकफ लगाओ इसे साथ ले चलते हैं। सारा ऑफिस शॉक में रह गया। गौतम ने विरोध किया, ये गैर कानूनी है। मैं रिसर्चर हूं, कोई अपराधी नहीं। लेकिन हर्षेंद्र के लोगों ने बिना उसकी एक भी बात सुने उसे हथकड़ियां पहना दी। गौतम चाहता तो बड़ी आसानी से वो हथकड़ियां तोड़ देता, लेकिन उसने उस वक्त अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा। तभी वहां दिव्यंका आते हुए तेज आवाज में बोली, गौतम पर गलत आरोप लग रहे हैं, ये रेड तुरंत रोकिए। हर्षेंद्र गौतम को अपने साथ लेकर जाने ही वाला था कि तभी दिव्यंका के वहां अचानक आ जाने से वो अपनी जगह पर रुक गया। आप कौन है? कमाल है ऑफिसर, आप यहाँ रेड डालने आए हैं और पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसका जिक्र अभी अभी गौतम ने किया, दिव्यंका रायजादा, सिद्धा फार्मा की डायरेक्टर। हर्षेंद्र दिव्यंका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सीरियस टोन में बोला, ओह तो आप हैं दिव्यंका रायजादा, लेकिन शायद आपने सुना होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मैं बस यहां अपना काम करने आया हूं और बिना उसे पूरा किए यहां से नहीं जाऊंगा। एक बार फिर हर्षेंद्र गौतम को अपने साथ लेकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी दिव्यंका दोबारा से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, एक मिनट ऑफिसर, क्या आप मुझे सर्च वारंट दिखा सकते हैं? सर्च वारंट का नाम सुनते ही हर्षेंद्र दिव्यंका को आंखें दिखाते हुए बोला, मेरी टीम एक स्पेशल टीम है, हमें कहीं भी रेड डालने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। दिव्यंका को हर्षेंद्र पर थोड़ा शक हुआ और वो अपना फोन हाथ में लेते हुए बोली, अच्छा जरा मैं भी तो जानूं कि स्पेशल टीम कब बनी? आपके ब्यूरो चीफ का नाम मिस्टर उप्पल है ना? रुकिए मैं सीधा उन्हीं से पूछती हूँ। इतना कहते हुए दिव्यंका ने मिस्टर उप्पल को फोन लगाया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठा, दिव्यंका ने फोन स्पीकर पर डालते हुए सीरियस टोन में कहा, हेलो मिस्टर उप्पल, मैं दिव्यंका रायजादा बोल रही हूँ। आपके कुछ ऑफिसर शायद रास्ता भटक के मेरे ऑफिस आ पहुंचे। वो यहाँ रेड डाल रहे हैं और वो भी बिना वारंट के।
कह रहे हैं कि वो एक स्पेशल टीम से हैं जिसे आपने बनाया है। अब आप ही सबके सामने सच बयां कीजिए। दिव्यंका के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि पुरानी पहचान की वजह से मिस्टर उप्पल उसकी मदद जरूर करेंगे और हर्षेंद्र को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पर तभी मिस्टर उप्पल ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद हर कोई भौचक्का रह गया। वो स्पेशल टीम मैंने ही वहां भेजी है दिव्यंका। तुम्हारे सामने मेरा जो ऑफिसर खड़ा है वो सब सच बोल रहा है, इसलिए तुम उसके आड़े मत आओ और उसे अपना काम करने दो। ये कहते हुए मिस्टर उप्पल ने फोन काट दिया। दिव्यंका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं हर्षेंद्र के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया हो तो क्या अब मैं अपना काम कर सकता हूं? दिव्यंका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो सब कौन करवा रहा था। भले ही मिस्टर उप्पल ने उसे ये बता दिया था कि गौतम को अरेस्ट करने का वारंट उसने ही जारी किया था, पर दिव्यंका किसी भी हाल में गौतम को हर्षेंद्र के साथ जाने नहीं देना चाहती थी। वो गुस्से से हर्षेंद्र से बोली, मिस्टर उप्पल न सही पर मिस्टर चीफ मिनिस्टर तो मेरी मदद करेंगे। ये कहते हुए दिव्यंका दोबारा से अपने फोन पर कोई नंबर डायल करने लगी, पर तभी हर्षेंद्र ने उसके हाथ से उसका फोन छीनते हुए कहा, आप पहले ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं मिस दिव्यंका। अब मैं और आपको अपने काम में दखल नहीं देने दे सकता। हर्षेंद्र के फोन छीनने पर दिव्यंका गुस्से से तिलमिला उठी और तेज आवाज में बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की? मेरा फोन मुझे वापस करो। आई एम सॉरी मिस दिव्यंका, पर जब तक आप मेरे रास्ते से नहीं हटती तब तक मैं आपका फोन आपको वापस नहीं कर सकता। दिव्यंका के सिर पर खून सवार था, लेकिन तभी गौतम शांत स्वर में दिव्यंका से बोला, इनके रास्ते से हट जाओ दिव्यंका, और इन्हें अपना काम करने दो। दिव्यंका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो गौतम के लिए ही हर्षेंद्र से भिड़ रही थी और अब गौतम ही उसे उनके रास्ते से हटने को बोल रहा था। कि तुम क्या कह रहे हो गौतम? मैं सही कह रहा हूं, ये मेरे और इनके बीच की बात है और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में उलझो। दिव्यंका को गौतम की बात अच्छी नहीं लगी थी, पर गौतम के कन्विंस करने पर वो उसकी बात मानने को तैयार हो गई। दिव्यंका उनके सामने से हटकर साइड में खड़ी हो गई। तभी गौतम हर्षेंद्र से बोला, ऑफिसर, अब आप दिव्यंका को उसका फोन वापस कर दीजिए। हर्षेंद्र ने एक नजर गौतम को देखा और फिर एक नजर दिव्यंका को। फिर कुछ सोचते हुए उसने दिव्यंका को उसका फोन वापस करते हुए कहा, आई होप मिस दिव्यंका आप सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रही हैं। उम्मीद है आप मेरे जाने तक कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगी जिसका नतीजा अच्छा ना हो। दिव्यंका ने बिना कोई जवाब दिए रूट तरीके से हर्षेंद्र के हाथ से अपना फोन छीन लिया और हर्षेंद्र गौतम के हाथ में हैंडकफ्स बांधकर उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। हर्षेंद्र के साथ आए लोग भी उनके पीछे जाने लगे कि तभी दिव्यंका उनके पीछे से गौतम से बोली, तुम फिक्र मत करना गौतम, मैं कुछ भी करके तुम्हें वापस लाकर रहूंगी। गौतम ने ना ही दिव्यंका की बात का कोई जवाब दिया और ना ही पीछे मुड़कर उसे देखा और अगले ही पल गौतम दिव्यंका की आंखों से ओझल हो गया। सिद्धा फार्मा के पूरे ऑफिस में कानाफूसी हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में 2 बार गौतम पर नकली दवाइयां बनाने के आरोप लगे थे, जिनमें से एक बार तो गौतम ने सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। पिछले आधे घंटे से वो वैन जिसमें गौतम ड्रग्स ब्यूरो की स्पेशल टीम के साथ बैठा हुआ था, किसी दूसरे रास्ते से ही ड्रग्स ब्यूरो के ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी हर्षेंद्र पीछे बैठे अपने आदमियों से बोला, इसका चेहरा ढक दो। इससे पहले गौतम कुछ समझ पाता, उसके अगल बगल बैठे हर्षेंद्र के आदमियों ने उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल दिया। गौतम ने उस वक्त उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो खुद जानना चाहता था कि आखिर वो सब उसके साथ क्या करना चाहते थे। करीब आधा घंटा और बीत जाने के बाद वो वैन एक जगह आकर रुकी। गौतम का चेहरा भले ही ढका हुआ था, पर वो अच्छे से सुन पा रहा था कि सड़क पर चलती जिन गाड़ियों की आवाज कुछ देर पहले सुनाई दे रही थी, अब वो आना बंद हो गई थी। गौतम समझ गया था कि वो लोग उसे किसी सुनसान जगह लेकर आए थे। तभी वो सभी उस वैन से नीचे उतरे और उन्होंने गौतम को भी पकड़कर वैन के नीचे उतारा। जब उन्होंने गौतम के चेहरे से वो काला कपड़ा हटाया तो गौतम ने देखा कि वो और कहीं नहीं बल्कि मायागिरी की पहाड़ी पर था और उसके आसपास वही ब्यूरो के लोग और हर्षेंद्र खड़े थे। गौतम ने सरकास्टिक अंदाज में हर्षेंद्र से कहा, मुझे तो लगा था कि आप मुझे ब्यूरो ले जा रहे हैं ऑफिसर, पर यहाँ तो ना ही ब्यूरो का ऑफिस नजर आ रहा है और ना ही पुलिस स्टेशन। तभी गौतम के पीछे से एक भारी आवाज आई, यहाँ पुलिस का नहीं है, हमारा कानून चलता है और आज हमारा कानून तुम्हें सजा सुनाएगा। गौतम जैसे ही पीछे मुड़ा, एक पल के लिए वो चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे कई सारे आदमियों के साथ काजू पहाड़ी खड़ा था। आखिर काजू जेल से कैसे छूटा था? वो लोग गौतम को वहां लेकर क्यों गए थे? क्या गीता गौतम और अवनी के बीच एक बार फिर से गलतफहमी पैदा करने वाली थी? काजू और उसके आदमी गौतम को पकड़कर अपने साथ मायागिरी पहाड़ी पर बनी एक इमारत के अंदर लाए। दरअसल वो माया कल्ट का एक स्कूल था, जहां ब्लैक मैजिक के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। जिन लोगों ने गौतम को पकड़ा था वो सभी उसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। वो अपने किसी सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे।
वो लोग गौतम को अपने साथ लेकर स्कूल के काफी अंदर गए और आखिर में एक हॉल में पहुंचे। माया कल्च के मार्शल आर्ट स्कूल का बड़ा सा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस बीच बीच में हवा के झोंके किसी टूटी खिड़की से अंदर आते और लकड़ी के फर्श को कपा देते। हॉल के बीच में एक लोहे की कुर्सी पर बंधा हुआ था गौतम। उसके हाथ कफ्स इतनी कसकर लगी थी कि किसी साधारण इंसान की हड्डियां टूट जाती, लेकिन गौतम का चेहरा एकदम शांत था। सामने व्हील चेयर पर बैठा काजू पहाड़ी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए गौतम को देख रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी दुश्मनी जल रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस गौतम ने पहले उसकी दुनिया हिला दी थी, वही आज उसके सामने बंधा हुआ बैठा है। आज वो दिन आ ही गया गौतम, तुझे तेरे घमंड का स्वाद चखाऊंगा। तूने सोचा था मैं तुझसे हार कर बैठ जाऊंगा। आज तेरी हर सांस का हिसाब लूंगा। मार्शल आर्ट्स मास्टर्स और कल्ट के मेंबर्स भी मुस्कुराने लगे। उन्हें लग रहा था कि गौतम का अब अंत निश्चित है, लेकिन गौतम की आंखें अभी भी बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे इस अंधेरे में भी उसे कोई डर नहीं था। मुझे पहले ही लगा था कि जरूर इसके पीछे किसी की साजिश है, इसलिए मैं चुप रहा ताकि सच की तह तक पहुंच सकूं। काजू ने हैरानी से सवाल किया, क्या मतलब है तेरा? तुम अभी भी नहीं समझे? तुम मुझे यहां लेकर नहीं आए हो, बल्कि मैं खुद यहां तक आया हूं। अचानक गौतम ने गहरी सांस ली और एक पल में ही अपने दोनों हाथों की स्टील की हैंडकफ्स तोड़ दी। इतनी जोर से आवाज हुई कि वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। हथकड़ी के स्टील के टुकड़े जमीन पर गिरते ही मार्शल आर्ट्स मेंबर्स के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो टेम्पर्ड स्टील है। गौतम ने धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाया, जैसे अब उसके शरीर की सारी ताकत आजाद हो चुकी हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। बोल काजू, ये सब किसके कहने पर हुआ? काजू पहाड़ी की आंखों में डर की एक हल्की सी झलक दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम्हें क्या लगता है गौतम, मैं डर जाऊंगा? जिसका भी ये प्लान है वो नहीं चाहता कि तुम जिंदा बचो। गौतम को इतना तो पता था कि काजू भार्गव जोशी के लिए काम करता था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे काजू की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इस बार उसे वहां किसी और ने भेजा था। लेकिन इससे पहले गौतम उससे कोई और सवाल करता, हर्षेंद्र गुस्से से बोला, बहुत हो गया नाटक गौतम, अब तेरा हिसाब यहीं खत्म होगा, पकड़ो इसे। उसके आदेश पर मार्शल आर्ट्स मास्टर्स तुरंत गौतम की तरफ बढ़े, लेकिन वो लोग गौतम की पावर से पहले ही डर गए थे। जिस तरह उसने हथकड़ी तोड़ी थी, उन्होंने वैसा किसी इंसान के साथ कभी नहीं देखा था। हर्षेंद्र ने देखा कि उसके आदमी गौतम की तरफ जाने से डर रहे हैं। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इस काम को सिर्फ राका ही कर सकता है। राका! ये नाम सुनते ही वहां मौजूद हर कोई चुप हो गया। राका, जिसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्लैक ड्रैगन कहा जाता था, कल्ट का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। हर्षेंद्र की एक पुकार से ही राका अंदर आया। उसके कदमों से ही जमीन कांपती हुई लग रही थी। वो एक विशालकाय आदमी था, आंखों में आग और शरीर से निकलती खतरनाक एनर्जी। राका, इसे इसी वक्त खाक में मिला दो। राका ने गुस्से से लाल आंखें लिए गौतम की तरफ देखा, पर गौतम की आंखों में उस विशालकाय इंसान को देखकर रत्ती भर का डर नहीं था। वो अभी भी पूरे आत्मविश्वास से राका को घूरे जा रहा था। राका गौतम को चैलेंज करते हुए बोला, अगर तुझे तेरे आखिरी शब्द बोलने हैं तो बोल सकता है, क्योंकि उसके बाद तेरी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश होने वाली है। आखिरी शब्द मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे होंगे, इसलिए जितना चाहे अभी बोल ले, क्योंकि उसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर राका आग बबूला हो गया। वो तेजी से गौतम की ओर झपटा, लेकिन गौतम सही मौका देखकर उसके सामने से हट गया और राका के पीछे से उसके सिर पर वार किया। उस वार से राका लड़खड़ा कर कुछ आगे जा गिरा। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और कुंफू पोज बनाते हुए गौतम की तरफ एक बार फिर से बढ़ा। उस स्कूल के स्टूडेंट्स कुंफू और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पारंगत थे और राका उनका लीडर। उसके अंदर काजू से कहीं ज्यादा ताकत थी और वो काजू जैसे 10 फाइटर्स को एक ही वार में चित कर सकता था। लेकिन आज राका की मार्शल आर्ट्स भी कुछ काम नहीं आ रही थी। जितना वो गौतम पर वार करने की कोशिश करता, उतना ही गौतम खुद को बचाते हुए उसके हर वार को खाली जाने देता। इस बार गौतम न सिर्फ अपने अपोनेंट को थका रहा था, बल्कि उस पर वार भी किए जा रहा था। अचानक से डिफेंसिव तरीके से लड़ाई करने वाला गौतम आज अटैकिंग पोजीशन में राका से लोहा ले रहा था।
तभी राका ने सही मौका देखते हुए गौतम को धोखे से एक जोर का मुक्का मारा, जिससे गौतम कुछ कदम पीछे हट गया। गौतम ये भांप गया था कि राका सच में बहुत पावरफुल था। गौतम उसे ऐसे ही खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था, इसलिए गौतम ने बिना रुके 5 सेकंड में राका पर लगभग 40 वार किए। उसकी फुर्ती देखकर वहां मौजूद सभी मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स भी दंग रह गए थे, क्योंकि किसी ने भी उस तरह की मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी थी। गौतम के इस तरह से कई सारे वार से राका कमजोर महसूस करने लगा और अपने घुटनों पर बैठकर हांफने लगा। अब उसे भी समझ आ गया था कि वो जिससे फाइट कर रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसे खुद मार्शल आर्ट्स में मास्टरी थी। राका समझ गया था कि अकेला गौतम उस पर अब हावी होने लगा था, इसलिए उसने अपने साथियों से तेज आवाज में कहा, मेरे भाइयों, ये हमारे स्कूल में आकर हमें ही चैलेंज कर रहा है। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये यहां से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। राका के ऐसा कहने पर मार्शल आर्ट स्कूल के मेंबर्स के अंदर की आग एक बार फिर से जल उठी और वो सभी एक साथ गौतम की तरफ झपटे। उनकी चालें इतनी तेज थीं कि किसी आम इंसान के लिए बचना नामुमकिन था, लेकिन गौतम ने आखिरी पल में अपने कदम घुमाए और झुक गया। वो सभी मेंबर्स एक दूसरे से टकराकर लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वो संभल पाते, गौतम ने बिजली की रफ्तार से अपने हाथ पैरों को घुमाया और देखते ही देखते वो सभी हवा में उड़ गए और जोर से जमीन पर गिरे। वहां मौजूद सभी लोग पत्थर की तरह बेजान हो गए थे। एक स्लिम मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर जो कि कुंफू में माहिर था, पीछे से गौतम पर झपटा, लेकिन गौतम ने बिना देखे ही उसकी हर चाल को भांप लिया। गौतम का एक बार उसके सीने पर पड़ा और वो इंस्ट्रक्टर सीधा खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरा। अब बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी गौतम के चारों तरफ जमा हो गए। उन्होंने गौतम के चारों ओर एक रिंग सी बना ली। तभी राका उस रिंग के अंदर उतरता हुआ गुस्से से गौतम से बोला, अब देखता हूं तू कैसे बचेगा। अचानक पूरे हॉल में कंपन हुआ। गौतम के शरीर से का एक एपिसोड ऐसी सबसे पहले अदृश्य सुनने के फोर्स लिए निकली, टेलीग्राम के जैसे सर्च कोई बार पे विस्फोट जाइए, हुआ। वहाँ सर्च कीजिए द रॉयल घर खिड़कियों जमाई। के शीशे 4 नंबर पे जो चकनाचूर हो चैनल गए, मिलेगा लाइट्स 7,500 टूटकर प्लस जमीन पर मेंबर गिर हैं। पड़ी, टेबलों उसी के पे सबसे बर्तन पहले टुकड़े एपिसोड आता टुकड़े है और उसी चैनल को चारों आप तरफ लोगों को खड़े ज्वाइन कर मार्शल लेना है। आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हवा में उड़ते हुए दीवारों से जा टकराए। कोई बेहोश हो गया, कोई दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा रहा। वहां खड़े काजू और हर्षेंद्र भी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। वहीं राका के भारी शरीर के साथ दीवार से टकराने से उसका कंधा टूट गया। राका कराहते हुए जमीन द रॉयल पर घर गिरा जमाई पड़ा का था। एपिसोड सबसे उसने पहले अगर उठने आपको की सुनना है तो कोशिश की, टेलीग्राम पर के तभी सर्च बार में गौतम ने जाइए, द रॉयल उसके घर जमाई सीने पर सर्च अपना कीजिए। पैर 4 रखते नंबर पे हुए चैनल आएगा, गरज कर 7,500 प्लस मेंबर मेरे हैं। सामने घुटने सबसे टेको। पहले एपिसोड उसी चैनल राका पर की आता है, तो ताकत अब फटाफट जवाब जाकर दे सब रही ज्वाइन थी, कर लो, क्योंकि लेकिन उसकी ओरिजिनल ईगो चैनल वही है अभी और भी सबसे टूटी पहले नहीं थी। एपिसोड उसी वो चैनल पर आता है। कराहते हुए बोला, तू भले ही मुझे जान से मार दे, पर मैं तेरे सामने घुटने नहीं टेकने वाला। इस बार गौतम का सब्र भी जवाब दे गया। उसने अपनी अलौकिक शक्तियां इकट्ठा की और उसे राका पर छोड़ा। अगले ही पल राका हवा में उठता हुआ अपने घुटनों के बल आ बैठा। राका उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे एक अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया था। राका की वो हालत देखकर बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट भी एक एक कर घुटने टेकने लगे, जैसे उन पर कोई पहाड़ गिर गया हो। गौतम ने लोहे की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया, पैर क्रॉस करके। वो दूर जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हर्षेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, इंटेरोगेशन शुरू नहीं करनी? चलो करो। हर्षेंद्र वो सब देखकर बुरी तरह से भौंचक्का था, लेकिन अभी भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वो गौतम को अपनी मार्शल आर्ट से हरा सकता था। उसने आगे बढ़ते हुए पूरी ताकत जुटाकर एक जोरदार पंच गौतम की तरफ मारा, लेकिन गौतम ने बिना हिले डुले अपना पैर उठाया और उसकी चप्पल हर्षेंद्र की मुट्ठी से टकराई। सिर्फ उस हल्की सी चप्पल से हर्षेंद्र की बांह 90 डिग्री के एंगल पर टूट गई और हड्डी बाहर निकल आई। वो दर्द से चीख उठा। गौतम ने उसे ऐसे लात मारी जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। हर्षेंद्र दीवार से टकराकर नीचे गिरा और खून से लथपथ हो गया। मार्शल आर्ट स्कूल में एक खामोशी छा गई थी। सब ने अपनी आंखों से देखा था कि उनका सबसे ताकतवर योद्धा भी गौतम के सामने कुछ नहीं था। वो सब देखकर काजू की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई और वो गौतम के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, गौतम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ फिर कभी नहीं जाऊंगा। बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी कांपते हुए उसके सामने सिर झुकाने लगे, लेकिन हर्षेंद्र ने अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश की और वो जमीन पर पड़े पड़े गौतम से बोला, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं
अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। गौतम को बस उसी पल का इंतजार था। वो जानना चाहता था कि उसे वहां लाकर उन मार्शल आर्टिस्ट के हाथों मरवाने का प्लान क्या सच में भार्गव का था। इसलिए वो हर्षेंद्र को चैलेंज करते हुए बोला। अच्छा, फोन कर उन्हें। हर्षेंद्र ने उसी वक्त अपना फोन निकालकर किसी को फोन मिलाया और फोन स्पीकर पे डालते हुए कहा, सर जल्दी आइए, बहुत गड़बड़ हो गई है। इस गौतम ने हमारे स्कूल में तबाही मचा रखी है। हम में से कोई भी नहीं है जो उसके सामने टिक सके। अब सिर्फ आप ही से रोक सकते हैं। गौतम ने यह सब होते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस शांत बैठा रहा, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखता है। साथ ही वो भार्गव की आवाज सुनने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, पर वो आवाज भार्गव की नहीं थी। बेवकूफो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई थी? अगर तुम उस मामूली से गौतम को खत्म नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब जरूर उसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है। यह सुनते ही गौतम सतर्क हो गया और काफी हैरान भी, क्योंकि वो आवाज भार्गव की नहीं थी। लेकिन वो उस आवाज को पहले भी कहीं सुन चुका था और अब वो यही याद करने की कोशिश कर रहा था कि फोन की दूसरी तरफ कौन था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। गौतम को नहीं पता था कि फोन की दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर आचार्य था, जो वहां के मार्शल आर्ट स्कूल और ब्लैक मैजिक स्कूल का हेडमास्टर था। क्या गौतम प्रोफेसर आचार्य को पहचान पाएगा? क्या प्रोफेसर आचार्य को गौतम की सुपर पावर्स के बारे में पता चल पाएगा? क्या होगा जब गौतम और प्रोफेसर आचार्य आएंगे एक दूसरे के आमने सामने? प्रोफेसर की बात से गौतम को इतना समझ आ गया था कि वो जो कोई भी शख्स था वो गौतम की सुपर पावर्स के बारे में जानता था। यही वजह थी कि उसने गौतम के पीछे हर्षेंद्र और काजू को लगाया था। तभी गौतम को कुछ याद आया। वो समझ गया था कि वो आवाज किसकी थी, उसी शख्स की जिसने माहिरा के साथ मिलकर गौतम को मायागिरी पहाड़ी पर मारने की कोशिश की थी। प्रोफेसर का सच सामने आने से गौतम पहले से और भी ज्यादा सतर्क हो गया, क्योंकि उस रात उसने मायागिरी पर आकाशिक ऊर्जा अपने अंदर संभाली थी, और वो भी सबसे छुपकर। तभी से प्रोफेसर इस कोशिश में लगा था कि वो इस बात का पता लगाए कि क्या सच में वो शक्ति गौतम को मिली थी। लेकिन आज गौतम प्रोफेसर की नजरों में आ गया था, और कहीं ना कहीं प्रोफेसर को इस बात का यकीन हो गया था कि गौतम के अंदर एक असीम शक्ति छुपी थी, क्योंकि गौतम ने जिस तरह से माया कल्ट के योद्धाओं को हराया था वैसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। तभी हर्षेंद्र प्रोफेसर से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं सर? भला आपसे ज्यादा शक्तियां किसके पास हो सकती हैं? आप यहां आकर इसे सबक सिखाइए, नहीं तो ये आपके स्कूल को तबाह कर देगा। गौतम के पास एक मौका था प्रोफेसर तक ये बात पहुंचाने का कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। इसलिए वो तेज आवाज में हर्षेंद्र से बोला, ये तुम किससे और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैंने शाओलिन मॉन्क से मार्शल आर्ट सीखी है। अगर तुम्हारे बॉस में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा सामना कर सके तो उसे अभी इसी वक्त यहां बुलाओ। गौतम की बात सुनकर हर्षेंद्र प्रोफेसर से बोला, देखा सर, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। इसने बस हम सभी की तरह मार्शल आर्ट सीखी है। यह आपके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। न जाने क्यों, पर प्रोफेसर आचार्य को गौतम की बात पर विश्वास नहीं था। वो गौतम के सामने आकर दोबारा से उसे चैलेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर गौतम ने उसे पहचान लिया तो उसे ओमकार सिंह का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी रिस्क लिए बिना प्रोफेसर ने हर्षेंद्र से कहा, जाने दो इसे। हर्षेंद्र और मार्शल आर्ट स्कूल के सभी लोग प्रोफेसर की बात से हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रोफेसर गौतम को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, और वो भी तब जबकि प्रोफेसर के पास सुपर नेचुरल पावर्स थीं और गौतम एक मामूली इंसान। लेकिन वो सभी प्रोफेसर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। प्रोफेसर ने बिना और कोई बात सुने फोन काट दिया। गौतम भी इस बात को भांप गया था कि प्रोफेसर का उसको लेकर शक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसलिए उसने भी वहां और देर रुकना जरूरी नहीं समझा। वो अपनी जगह से उठा और हर्षेंद्र के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों की जान बख्श रहा हूं, पर ध्यान रहे, अगर दोबारा तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी मेरे सामने आया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए गौतम वहां से चला गया और हर्षेंद्र और उसके आदमी खून का घूंट पीकर रह गए। इधर सिद्धा फार्मा के ऑफिस में दिव्यंका समीर के कैबिन में बेचैन बैठी थी।
जब से हर्षेंद्र और उसके लोग गौतम को अपने साथ लेकर गए थे, तब से दिव्यंका गौतम को आजाद कराने के लिए न जाने कितने वकीलों को फोन कर चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ड्रग ब्यूरो को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी किसने। तुम अभी भी ये सोच रहे हो समीर? इसकी जगह हमें पहले गौतम को आजाद कराने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर उप्पल ने भी हमारा साथ नहीं दिया, जबकि उन पर हमारी फैमिली के कितने एहसान हैं। दिव्यंका और समीर आपस में बात कर ही रहे थे जब अचानक से बाहर से उनके स्टाफ की बात करती हुई आवाजें आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका स्टाफ किसी बात को लेकर हैरान हो। वो दोनों अपने चैम्बर से बाहर आए और जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। गौतम वापस आ चुका था और वहां मौजूद सारा स्टाफ उसे देखकर बातें कर रहा था। गौतम को वापस आया देख दिव्यंका और समीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। दिव्यंका दौड़कर गौतम के पास गई और उसे हक करते हुए बोली, थैंक गॉड यू आर बैक। बट ये सब हुआ कैसे? काफी थक गया हूं। तुम्हारे चैम्बर में चलकर बात करें, कुछ कॉफी और कुकीज के साथ। दिव्यंका एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, ऑफ कोर्स। दिव्यंका के चैम्बर में गौतम अपनी ब्लैक कॉफी की चुस्की लेते हुए बोला, आज का दिन बहुत टायरिंग था। दिव्यंका ने हैरानी से सवाल किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है। कहीं इसके पीछे उस भार्गव का हाथ तो नहीं? गौतम ने जवाब दिया, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर इस बार जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भार्गव नहीं था। तभी समीर हैरानी से बोला, अगर भार्गव ने ऐसा नहीं किया तो फिर ये कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया जो सिद्धा फार्मा को बदनाम करना चाहता है? गौतम समीर और दिव्यंका को यह नहीं बता सकता था कि वो जो भी दुश्मन था उसकी दुश्मनी उन दोनों से या फिर सिद्धा फार्मा से नहीं थी, बल्कि खुद गौतम से थी। तभी दिव्यंका गौतम से बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है गौतम, उन्होंने तुम्हें छोड़ा कैसे? वो ऑफिसर, क्या नाम था उसका? हाँ, हर्षेंद्र प्रताप सिंह। कितना खड़ूस आदमी था, तुम्हें ऐसे अरेस्ट करके ले गया था जैसे तुम कोई टेररिस्ट हो। तो फिर तुम उसके चंगुल से छूटकर वापस कैसे आए? द रॉयल घर जमाई का एपिसोड बहाना सबसे पहले बनाते सुनने हुए के लिए टेलीग्राम के सर्च मुझे बार में arrest करके जाइए, नहीं वहां ले पर गए सर्च थे, कीजिए द बल्कि रॉयल सिर्फ घर जमाई। 4 पूछताछ नंबर करने पे जो ले गए थे। चैनल आएगा 7.5 जब उन्हें मेरे प्लस खिलाफ कोई मेंबर है, सबूत उसी नहीं को मिला, ज्वाइन कर लेना। उन्होंने सबसे मुझे पहले जाने दिया। एपिसोड उसी चैनल पर आता है। पर मेरा कहना है कि ऐसा हुआ ही क्यों? कौन है जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है? यहां तक मिस्टर उप्पल ने भी मेरी बात अनसुनी कर दी, जबकि वो मेरे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं। दिव्यंका की बात से गौतम के दिमाग की घंटी बजी। गौतम ने भी दिव्यंका को मिस्टर उप्पल से बात करते हुए सुना था और उनकी आवाज से साफ समझ आ रहा था कि उन्हें किसी ने धमकाया था। गौतम समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर आचार्य ही था जिसने मिस्टर उप्पल को धमकी दी थी। गौतम दिव्यंका की बात को इग्नोर करते हुए बोला, अरे छोड़ो ना दिव्यंका, मिस्टर उप्पल एक ईमानदार इंसान है। अब वो भी क्या ही कर सकते थे। जरूर उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर से ऑर्डर्स मिले होंगे, बट अब सब ठीक है। हमें इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। गौतम की बात सुनकर समीर बोला, आई थिंक गौतम इज राइट, अब सब ठीक है। गौतम, आज का दिन बहुत भारी था, आई थिंक तुम्हें घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। गौतम ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इतना सब होने के बाद वो भी कुछ देर रिलैक्स करना चाहता था, साथ ही उसे अवनी और अपने रिश्ते को भी बेहतर बनाना था। इसलिए उसने घर जाकर अवनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का डिसीजन लिया। गौतम रात होने से पहले ही विला वापस आया। माहौल बिल्कुल शांत था, सिर्फ कमरों के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला। जो मंजर उसने देखा उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो सोच रहा था कि अवनी बेड पर झुकी हुई कुछ ढूंढ रही है। उसकी अदाओं का ये मंजर गौतम को मुस्कान दे गया। उसने छुपकर पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। आज मैं जल्दी घर वापस आ गया हूं, क्यों ना आज कुछ स्पेशल करें। वो औरत एकदम से तन गई। गौतम को लगा कि अवनी शर्मा गई थी, इसलिए उसने उसकी कमर पर अपने हाथ और कस दिए। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान गया, कमर ज्यादा पतली थी, फिगर अवनी जैसा नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवनी नहीं बल्कि रिया थी। उसने अवनी का नाइट ड्रेस पहना हुआ था। रिया को वहां देखकर गौतम चौंक गया और उसे छोड़कर पीछे हटता हुआ हिचकिचाहट के साथ बोला, ओह नो रिया, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा अवनी है। उसने तुरंत दूरी बना ली। रिया ने हल्का सा सिर झुका लिया लेकिन कुछ बोल नहीं पाई।
दोनों के बीच द रॉयल घर अजीब जमाई सी का एपिसोड खामोशी अगर छा आपको गई। सबसे पहले सुनना तभी है तो बाथरूम का टेलीग्राम के दरवाजा सर्च बार में जाइए, खुला। वहाँ अवनी सर्च कीजिए द शावर रॉयल लेकर घर बाहर जमाई, आई। वहाँ उसने पर गौतम आपको को इतना सबसे पहले घबराया एपिसोड हुआ देखा मिलेगा। तो हैरान हो 7,500 प्लस मेंबर हैं तुम इतना अजीब क्यों और बिहेव 4 कर रहे नंबर हो? पे चैनल आएगा जब सर्च करोगे कुछ नहीं, तो उसी को बस ज्वाइन तुम्हारा करना है। इंतजार कर रहा था। अवनी को गौतम का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उससे और कुछ कहा नहीं। वो रिया की तरफ देखते हुए गौतम से बोली, दोपहर में मैं मार्केट गई थी, रिया मुझे वहीं मिली। वो एक जॉब इंटरव्यू देकर अपने होटल लौट रही थी। मुझे लगा जब तक इसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक वो हमारे साथ भी रह सकती है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अवनी को नहीं पता था कि गौतम कुछ दिन पहले ही रिया से मिल चुका था, जब उसकी मां बबीता लोन चुकाने के लिए उसे बेचने वाली थी। इसलिए गौतम अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला। तुमने ठीक किया अपनी। अवनी गौतम से बोली, वैसे गौतम, तुम जिस फार्मा कंपनी में बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो, वहाँ रिया की जॉब के बारे में बात क्यों नहीं करते? गौतम को अवनी का सुझाव अच्छा लगा। ठीक है, मैं कल अपने बॉस से इस बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं रिया को उसका रूम दिखा देता हूँ। इतना कहते हुए गौतम ने रिया को अपने साथ चलने को कहा और वो दोनों उस रूम से बाहर निकल गए। जब वो दोनों दूसरे रूम में जा रहे थे तब उन दोनों के बीच में एक अजीब सा साइलेंस था। कुछ देर पहले उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उससे वो दोनों अभी भी ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। गौतम रिया को गेस्ट रूम ले जाते हुए बोला, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अवनी से बोल सकती हो। रिया ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी गौतम ने उससे कहा, आई होप अब तुम्हारी मॉम तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। गौतम के ऐसा बोलने पर रिया को सारी पुरानी बातें याद आ गईं और उसने ना में अपना सिर हिलाया। और उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर गौतम समझ गया था कि वो सब याद करके रिया के दिल को दुख पहुंचा था। वो उसे समझाते हुए बोला, देखो रिया, तुम्हें अपना मन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां सेफ हो और जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं और अवनी है तुम्हारे साथ। गौतम की बात से रिया को बेहतर महसूस हुआ और उसने गौतम को थैंक्स कहा। गौतम उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया और रिया फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब रिया वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने अपने फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आते देखा। उसने कॉल रिसीव किया, तभी एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। रिया बेटा, मैं हूँ बबीता। रिया एक पल के लिए चुप हो गई। बबीता, उसकी मां, जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था, उसका दिल भर आया। आपने फोन क्यों किया है मॉम? आपको पता है ना मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम आज रात डिनर पर चलोगी मेरे साथ? मैं सब ठीक कर दूंगी। रिया बबीता से नहीं मिलना चाहती थी, पर बबीता के सुर में इतनी विनम्रता थी कि रिया का दिल पिघल गया। उसने एक पल सोचा और हां कर दी। ठीक है मां, मैं तुमसे मिलूंगी, लेकिन ये आखिरी बार होगा। रात के वक्त रिया बबीता से मिलने उसके बताए हुए होटल पहुंची। वो जगह थोड़ी अलग थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। बबीता वहां पहले से इंतजार कर रही थी। उसने रिया को देखा तो प्यार से गले लगा लिया। चलो बेटा अंदर चलते हैं। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां के साथ चल दी। होटल के अंदर जाते ही रिया को कुछ अजीब सा फील हुआ। होटल के अंदर कुछ आदमी थे, सबके चेहरे से ज्यादा ही शरारत टपक रही थी। और तब उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, शिखर चोपड़ा, वही आदमी जो हर जगह अपने शौक के लिए मशहूर था। रिया का दिल घबरा गया। शिखर जी, ये मेरी बेटी रिया है। बबीता ने रिया का हाथ पकड़कर शिखर के सामने खड़ा कर दिया। रिया को वो सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि कुछ देर पहले उसे बबीता से जो प्यार वाली फीलिंग आ रही थी, अब वो कहीं गायब सी हो गई थी। मां, ये सब क्या है? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? बेटा बस शिखर जी के साथ डिनर कर लो, उन्हें तुम पसंद आ जाओगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बबीता की बात सुनकर रिया को एक सदमा सा पहुंचा, क्योंकि वो समझ गई थी कि बबीता उसे शिखर के साथ सिर्फ डिनर करने के लिए तो वहां नहीं लाई थी। मां, तुम मुझे बेच रही हो? रिया की आवाज भर गई। बबीता ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। ज्यादा नाटक मत कर, जो बोल रही हूं वही कर। शिखर जी का दिल जीतना होगा, वरना बैंक का उधार कौन चुकाएगा? मैं तुम्हारी बेटी हूं मां, तुम मुझे कैसे किसी आदमी के हाथ बेच सकती हो? बबीता ने रिया को कोई सफाई नहीं दी। तभी शिखर चोपड़ा ने एक बड़ा सा ग्लास उठाया और रिया को ड्रिंक ऑफर किया। चलो रिया जी, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। मुझे नहीं चाहिए। शिखर के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए।
मानो जैसे उसे रिया का उसे जवाब देना और उसकी बात ना मानना पसंद नहीं आया था। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी चलेगी? उसने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे रिया घबरा गई। छोड़ो मुझे। रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास जो आदमी थे सब उसको रोक रहे थे। बबीता एक कोने में चुप खड़ी थी, जैसे सब प्लान का हिस्सा हो। अगले ही पल वो सभी आदमी रिया को घेर कर खड़े हो गए और रिया उन सब की आंखों में भरी हवस देखकर डर के मारे कांपने लगी। क्या रिया खुद को बचा पाएगी? क्या रिया की मदद के लिए इस बार गौतम समय पर आ पाएगा? प्रोफेसर आचार्य की अगली चाल क्या होगी? होटल के उस रेस्टोरेंट में शिकार के लिए तैयार बैठे शिखर चोपड़ा और उसके गुर्गों के चेहरे पर हवस की चमक थी। रिया घबराई हुई चारों ओर देख रही थी। बबीता एक कोने में खड़ी थी, चेहरा सख्त लेकिन आंखों में छुपी बेचैनी साफ दिख रही थी। शिखर एक और ड्रिंक बनाता हुआ रिया की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। सबके होश उड़ गए। सामने खड़ा था गौतम, उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा, चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो कमरे की हवा तक को जकड़ दे। कौन है तू? यहां आने की हिम्मत कैसे की तूने? जानता ये जगह किसकी है? बबीता ने जैसे ही गौतम को देखा उसका दिल कांप उठा। गौतम? रिया की आंखों में खुशी की चमक आ गई, जैसे उसकी सारी उम्मीदें लौट आई हों। गौतम ने रिया की तरफ देखा, हल्का सा सिर हिलाकर उसे भरोसा दिलाया और फिर अपनी नजरें शिखर पर टिका दी। तेरे जैसे कीड़े मेरे रास्ते में रोज आते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा फुर्सत में हूं। बता, अपनी औकात तो खुद दिखाएगा या मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊं? शिखर का चेहरा तमतमा गया। उसने बबीता की तरफ देखा, जैसे समझना चाहता हो कि यह आदमी कौन है। बहुत बड़े तेवर दिखा रहा है, यहां से निकल जा वरना अच्छा नहीं होगा। गौतम ने एक ठंडी हंसी छोड़ी और पीछे खड़े बादशाह को इशारा किया। बादशाह, जल्दी यहां का सारा कचरा साफ कर दो। अगले ही पल बादशाह शिखर के आदमियों पर तूफान बन के टूटा और अगले कुछ ही सेकंड्स में वो सभी लोग जमीन पर पड़े नजर आए। बादशाह वापस से गौतम के बगल में जाके खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ पर खनूज तक नहीं थी। वो सब देखकर शिखर का सिर चकरा गया। तुम लोग आखिर हो कौन? गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और शिखर के पास रखा स्टूल एक झटके में दूर धकेलते हुए उसके गाल पर ऐसी जोरदार चपत मारी कि शिखर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। स्टूल भी उसके साथ उलट गया और कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। शिखर जमीन पर पड़ा कराह रहा था, लेकिन उसकी अकड़ अब भी बाकी थी। तभी कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। दरवाजे के पास से एक भारी भरकम शख्स अंदर आया। वो था शिखर का ताकतवर चाचा अमरेंद्र चोपड़ा। कौन है ये जिसने मेरे भतीजे पर हाथ उठाया है? जानता भी है कि तूने किससे पंगा लिया है? गौतम ने उसकी तरफ सीधी नजर डाली, लेकिन जवाब नहीं दिया, बल्कि शांति से खड़ा रहा, जिससे अमरेंद्र का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तूने हमसे दुश्मनी मोल लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुझे इसका जवाब जरूर मिलेगा। जितना गुस्सा आप मुझे दिखा रहे हैं, अगर इसका आधा भी अपने इस भतीजे को दिखाया होता तो आज इसका ऐसा हाल ना होता। गौतम ने अमरेंद्र के ईगो को ठेस पहुंचाई थी। वो गुस्से में अपने साथ आए बॉडीगार्ड से बोला, देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इसे। अमरेंद्र के बॉडीगार्ड्स ने गौतम पर अपनी बंदूकें तान दी, पर गौतम अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी अमरेंद्र ने अपने बॉडीगार्ड्स को अपनी अपनी पिस्टल्स के साथ हवा में उड़ते देखा और अगले ही पल वो सभी बॉडीगार्ड्स जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। वजह था बादशाह, जो अकेले ही उन सभी बॉडीगार्ड्स पर भारी था। अमरेंद्र समझ गया था कि वो गौतम और उसके साथी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गौतम को धमकी देते हुए बोला, शायद तुझे पता नहीं है, चोपड़ा फैमिली के पीछे रंजोर के राठौड़ों का नाम है और खासकर माहिरा राठौड़ का। एक इशारे पर तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माहिरा का नाम सुनते ही गौतम के कान खड़े हो गए। अब तो चोपड़ा से दुश्मनी उसके लिए पर्सनल हो गई थी। वो तेवर दिखाते हुए अमरेंद्र से बोला, तो बुला लो माहिरा राठौड़ को। देर किस बात की? अमरेंद्र को जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने शिखर को इशारा किया कि वो माहिरा को कॉल लगाए, जिससे वो गौतम को सबक सिखा सके। शिखर कांपते हाथों से फोन मिलाने लगा, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ और माहिरा ने दूसरी तरफ से हेलो कहा, गौतम ने एक झटके में शिखर के हाथ से फोन छीना और स्पीकर ऑन कर दिया। माहिरा, मैं बोल रहा हूं। कमरे में खामोशी छा गई।
बबीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया की आंखें गौतम पर टिकी थीं। गौतम? जैसे ही माहिरा ने गौतम की आवाज पहचानी, वो समझ गई कि शिखर और अमरेंद्र गौतम के हत्थे चढ़ गए थे। अचानक से उसका स्वर बदल गया। अब उसमें गुस्सा था, लेकिन गौतम के लिए नहीं। शिखर, अमरेंद्र, किसने तुम्हें अनुमति दी थी उसे उकसाने की? तुम लोग हो कौन जो गौतम राठौर को छूने की सोच भी सकते हो? तुम लोग हमारे नीचे काम करने वाले कुत्ते हो। अपनी औकात में रहो। शिखर के हाथ पांव कांप गए। अमरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। माहिरा की गरजती हुई आवाज जैसे कमरे की दीवारों को चीर रही थी। हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा और दहशत फैल चुकी थी। सुन लो सब लोग, इस वक्त से तुम्हारी चोपड़ा फैमिली को राठौर फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अपने गुनाहों का हिसाब खुद दो, और याद रखना, अगर एक बार भी गौतम को छूने की सोची तो इस धरती पर जीने की जगह नहीं बचेगी। माहिरा जानती थी कि शिखर और अमरेंद्र में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गौतम को छू भी पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो खुद ही उन्हें गौतम की जान लेने को बोल देती। लेकिन उसे पता था कि अगर वो लोग गौतम से उलझे तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्हें फटकार लगाते हुए माहिरा ने फोन काट दिया। कमरे में ऐसा सन्नाटा था जैसे मौत अपनी दस्तक दे चुकी हो। अमरेंद्र के हाथ से उसका फोन फिसलकर फर्श पर गिर गया। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। शिखर के चेहरे से सारा खून उतर चुका था। सबको अब एहसास हो चुका था कि जिसे वे मामूली सा इंसान समझ रहे थे, वो ऐसा शख्स था जिससे राठौड़ खानदान की माहिरा राठौड़ भी डरती थी और बहुत सम्मान देती थी। तभी गौतम बबीता की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बबीता का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन गौतम के इशारे पर बादशाह ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा गई, और फिर दूसरा, तीसरा। थप्पड़ों की गूंज कमरे में गूंजने लगी। बबीता चीखते हुए जमीन पर गिर गई। गौतम, मुझ पर रहम कर दो, मैं गलती मानती हूँ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने फिर से रिया के पास आने की सोची भी तो जान लो कि अगली बार जिंदा नहीं बचोगी। बबीता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। गौतम अब रिया की तरफ मुड़ा। वो अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डरो मत, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। रिया की आंखों में भरोसे और राहत के आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुकाकर खड़ी रही। इसी बीच अमरेंद्र ने कांपते हाथों से फोन उठाया और माहिरा को फिर से कॉल करने लगा, पर माहिरा पहले ही उसे ब्लॉक कर चुकी थी, जिस वजह से उसका फोन लगा ही नहीं। अमरेंद्र का पूरा शरीर जैसे ढह गया हो। शिखर को अब असली डर महसूस हुआ और वो हकलाते हुए बड़बड़ाया, हम बर्बाद हो गए। अब तक जो चोपड़ा फैमिली माहिरा के नाम पर रौब जमाती थी, वही आज अकेली और लाचार खड़ी थी। सालों से लोन शार्किंग और लोगों का शोषण करके उन्होंने जितने दुश्मन बनाए थे, अब वे सभी शिकारी बनकर उन पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। तभी शिखर के दिमाग में एक और ख्याल कौंधा और वो धीरे से बड़बड़ाया, गौतम राठौड़, कहीं ये आदमी रंजोर की राठौड़ फैमिली से जुड़ा तो नहीं? यही वजह है कि माहिरा भी इससे। लेकिन अब सोचने का समय खत्म हो चुका था। गौतम सख्त स्वर में बादशाह से बोला, बादशाह, इन सबको बाहर फेंक दो। मुझे अब इनका चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बादशाह ने सिर हिलाया और अमरेंद्र, शिखर, बबीता और उनके गुर्गों को पकड़कर एक एक कमरे से बाहर फेंकने के लिए आगे बढ़ा। बबीता घिसटते हुए जमीन पर गिरी और रोते रोते गौतम के पैरों में गिर गई। मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगती हूँ। मुझे छोड़ दो गौतम, मैं सब छोड़ दूंगी। तुम्हारी माफी अब किसी काम की नहीं। रिया से दूर रहना, वरना अगली बार खुद अपनी कब्र खोद लेना। रिया अभी भी कांप रही थी। गौतम उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सब खत्म हो गया, तुम सुरक्षित हो। रिया गौतम की आंखों में देख रही थी। उसमें एक ऐसा साया था जो हर खतरे से बचा सकता था। वहीं शिखर और अमरेंद्र का हाल बुरा था। अमरेंद्र खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अब हम पर हर वो दुश्मन टूट पड़ेगा जिनसे हमने सालों तक दुश्मनी मोल ली थी। अमरेंद्र के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे, पर शिखर अभी भी अपने सवालों में उलझा हुआ था। वो अमरेंद्र से बोला, पर चाचा जी, माहिरा ने इसका नाम क्या बताया? वो सुना आपने? गौतम राठौड़, कहीं वो सच में? लेकिन आगे सोचने की हिम्मत उनमें नहीं थी। पूरी चोपड़ा फैमिली अब भय के साए में डूबी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि वो गलत इंसान से टकरा बैठे थे और अब उनकी बर्बादी तय थी।
हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। उस जगह पर मौजूद हर इंसान अभी भी गौतम के सामने माहिरा के किए गए अपमान से हिला हुआ था। अमरेंद्र और शिखर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो समझ चुके थे कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं था, मगर असली तूफान तो अब आने वाला था। गौतम ने बेहद कैजुअल अंदाज में अपनी जेब से फोन निकाला और फिरोज को कॉल किया। वहां मौजूद सबकी सांसें थम गईं। अमरेंद्र और शिखर की हालत देखकर लगता था कि जैसे अभी उनकी सांसें ही बंद हो जाएंगी। फिरोज फोन उठाते ही बोला, यस गौतम साहब। फिरोज, 2 काम करने हैं। 5 मिनट के अंदर चोपड़ा फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दो। और ये ध्यान रहे कि अब से वो लोग मेरे 100 करोड़ के कर्जदार हैं। ये रकम रिया के बकाये से भी कहीं ज्यादा है। फिरोज ने भी नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, कंसीडर इट डन गौतम साहब, 5 मिनट्स, बस इतना वक्त चाहिए। गौतम ने अगले ही सेकंड फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, मानो ये सब उसकी रोजमर्रा की आदत हो। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया था। शिखर और अमरेंद्र तो मानो किसी लाश की तरह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। शिखर कांपते हुए गौतम से बोला, तुम आखिर कौन हो? गौतम बस मुस्कुरा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस खामोशी में डर का असर और गहरा होता जा रहा था। तभी अमरेंद्र का फोन बजा। अमरेंद्र ने कांपते हाथों से कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की कड़क आवाज आई, मिस्टर अमरेंद्र, हमारी कंपनी ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। हम आगे कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अमरेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। तभी एक और कॉल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पार्टनर, हर इन्वेस्टर, हर एसोसिएट एक एक करके उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ रहे थे। चोपड़ा फैमिली का साम्राज्य जो सालों से खड़ा था, महज कुछ मिनटों में ढहने लगा। नहीं चाचा जी, ये नहीं हो सकता। हम बर्बाद नहीं हो सकते। प्लीज कुछ करिए। शिखर की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी एक और कॉल आया और इस बार बैंक से। मिस्टर अमरेंद्र चोपड़ा, आपके ऊपर कुल 100 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। तुरंत रीपेमेंट नहीं हुआ तो हम आपकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर लेंगे। अमरेंद्र वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। तभी गौतम उनका मजाक बनाते हुए बोला, समझ में आया? अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। गौतम की आंखों में हल्की सी चमक थी। बाकी लोग उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। ये खेल सिंपल है। तुम रिया को ड्रिंक पिलाना चाह रहे थे ना? अब तुम्हें और तुम्हारे चाचा जी को ड्रिंक पीनी होगी। हर एक ग्लास पर तुम्हारा 1 लाख रुपए का कर्ज माफ। जितना पी सकते हो पी लो, जितना माफ हो सके कर्ज माफ कर लो। गौतम ने बादशाह से टेबल पर कई सारी शराब की बोतल्स रखवा दी। अमरेंद्र और शिखर की आंखों में बेबसी थी, मगर कोई चारा नहीं था। गौतम तेज आवाज में बोला, शुरू करो। शिखर ने कांपते हाथों से पहला ग्लास भरा और एक ही सांस में पी गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर घूंट उसके गले में जहर सा उतर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। वो जानता था कि अगर आज नहीं पिया तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस मैं और नहीं पी सकता। वो बोतल हाथ से गिराकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। ठीक है, अब तुम्हारी बारी मिस्टर चाचा जी। अमरेंद्र ने कांपते हुए ग्लास उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भी एक एक कर ग्लास खाली करना शुरू किया। हर बार गौतम उसी सख्ती से और पीने को कहता। धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे। वो मुंह से शराब उलटने लगा, लेकिन गौतम ने उसे ना रुकने का इशारा किया। अमरेंद्र ने एक और बोतल खत्म की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। कर्ज माफ कराना या मरना है, यह तुम्हारा चुनाव है। अमरेंद्र आखिरी बार ग्लास उठाने ही वाला था कि उसका शरीर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। वो उल्टी करने लगा और पूरी तरह बेहोश हो गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। गौतम जमीन पर पड़े दोनों चाचा भतीजे को देखकर बोला, बस इतना ही था तुम्हारा दम? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। वहां खड़ी बबीता चोपड़ा फैमिली के दोनों सदस्यों की हालत देखकर घबरा गई और छुपकर वहां से भागने लगी। लेकिन तभी बादशाह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने चेहरे की चोट के निशान को खुजलाते हुए बबीता से बोला, कहां चल दी आंटी जी? आप थक गई होगी, आइए आपको घर छोड़ दूं। ये कहते हुए बादशाह बबीता को पकड़कर वहां से लेकर बाहर चला गया। बबीता चिल्लाती रही पर उसकी किसी ने ना सुनी। रिया घबराते हुए गौतम से बोली, ये मॉम को कहां ले जा रहा है? तुम उनकी फिक्र मत करो। बादशाह उन्हें कुछ नहीं करेगा, बस उन्हें उतना ही सबक सिखाएगा जितने की जरूरत है। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें घर पर फोन पर बात करते हुए सुन लिया और तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया।
नहीं तो ना जाने आज क्या हो जाता। प्रॉमिस मी रिया, आज के बाद तुम अपनी मॉम से कोई वास्ता नहीं रखोगी। रिया के चेहरे पर एक अफसोस साफ झलक रहा था। उसने शर्मिंदा होकर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर गौतम के साथ वहां से चली गई। क्या बबीता को उसका सबक मिल गया था? क्या बर्बाद होने के बाद चोपड़ा फैमिली गौतम को नुकसान पहुंचाएगी? माहिरा गौतम से बदला लेने के लिए अब क्या करने वाली थी? जैसलमेर के अपने घर में माहिरा का गुस्सा चरम पर था। उसके चेहरे पर अपमान और बदले की ज्वाला साफ दिख रही थी। गौतम ने उसके साथ जो किया था, उसने माहिरा के अंदर की साजिश रचने वाली महिला को और भी खतरनाक बना दिया था। वो अपने आप से बड़बड़ाई जा रही थी। गौतम, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसका ऐसा सबक मिलेगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसकी आवाज में नफरत थी। तभी कोने में बैठे प्रोफेसर आचार्य ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, माहिरा, तुम्हें इस समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गौतम कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो। मैं इंतजार नहीं कर सकती प्रोफेसर। उसने मेरी सेल्फ एस्टीम को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आज उसे सबक नहीं सिखाया तो कल वो और ताकतवर हो जाएगा। माहिरा काफी ज्यादा भड़की हुई थी, पर फिर भी प्रोफेसर आचार्य ने उसे सख्ती से समझाना जरूरी नहीं समझा। वो धीरे से अपनी जगह से उठकर माहिरा के पास आकर शांत स्वर में बोला, माहिरा, सिर्फ ताकत से ही ताकतवर को हराया जाता है, फिर चाहे वो ताकत शरीर की हो या फिर दिमाग की। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को निखारना होगा, वरना ये लड़ाई तुम हार जाओगी। माहिरा ने उसकी ओर घूर कर देखा। आप मुझे रोक नहीं सकते प्रोफेसर। मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ और इस बार कोई चूक नहीं होगी। माहिरा के बात करने का अंदाज काफी रूड था, जिस वजह से इस बार प्रोफेसर आचार्य खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। उसने जोर से माहिरा का गला पकड़ लिया। माहिरा के अंदर जितना गुस्सा था, अब वो एक डर में बदल गया और वो छटपटाते हुए खुद को प्रोफेसर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पर प्रोफेसर की पकड़ भी कहां छूटने वाली थी। वो अपने दांत पीसकर माहिरा को घूरते हुए बोला, आज तक तुम्हारे हर वार पे उस गौतम का वार हावी रहा है। उसके बाद भी तुम उस गौतम को समझ नहीं पाई, पर मैंने उसे करीब से जाना है। भले ही मैं सिर्फ एक बार उसके सामने आया हूं, लेकिन मैंने उसे इतना जरूर परख लिया है कि उससे इतनी आसानी से नहीं उलझा जा सकता। माहिरा अभी भी छटपटा रही थी। उसका दम घुट रहा था और उसके गले पर प्रोफेसर की पकड़ और तेज होती जा रही थी। ताकतवर होने के साथ साथ गौतम बहुत शातिर भी है। हर समय उसका दिमाग दौड़ता रहता है। इसलिए अगर हमें उसे हराना है तो हमें भी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना होगा। और अगर तुम्हारे पास दिमाग की कमी है तो बता दो, मास्टर ये काम किसी और से करवा सकते हैं। ये कहते हुए प्रोफेसर ने माहिरा का गला एक झटके से छोड़ा। माहिरा खांसते हुए दीवार से लगकर बैठ गई। वो समझ गई थी कि प्रोफेसर उसे क्या समझाना चाहता था। जब उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उठकर हांफते हुए प्रोफेसर से बोली, मैं समझ गई हूँ प्रोफेसर। गौतम को कैसे हराना है ये मुझे अच्छे से पता है। ये कहते हुए माहिरा ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया, आधे घंटे में मुझे घर पर आकर मिलो। रात के वक्त गौतम रिया के साथ अपने विला वापस लौटा। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद रिया का हाल काफी बुरा था। गौतम ने अपनी कार बाहर रोकी और धीरे से रिया से कहा, घर आ गया रिया। रिया ने गौतम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। गौतम रिया की हालत अच्छे से समझ रहा था। अभी भी रिया को अपनी मां का दिया धोखा अंदर ही अंदर सता रहा था। गौतम ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करो। ये तुम्हारी लाइफ है रिया, और इसे कैसे जीना है इसका डिसीजन भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। बाकी तुम्हें और किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अवनी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रिया ने धीरे से नजर घुमाकर गौतम की तरफ देखा। उसे गौतम की आंखों में अपने लिए एक फिक्र साफ नजर आ रही थी और साथ ही उसे एक सिक्योर फीलिंग भी आ रही थी। भावनाओं से घिरी रिया को कुछ समझ में नहीं आया और वो रोते हुए गौतम से लिपट गई। गौतम को थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ पा रहा था कि आखिर रिया कैसा महसूस कर रही थी। इसलिए उसने रिया को टोकना जरूरी नहीं समझा। कुछ देर बाद जब रिया का मन कुछ हल्का हुआ तो वो गौतम से दूर हटकर बैठी।
गौतम ने कार से नीचे उतरकर दरवाजा खोला और रिया के साथ विला के अंदर चला गया। रिया को उसके रूम में छोड़ने के बाद जब गौतम अपने रूम में गया तो अवनी बेड पर सो रही थी। गौतम धीरे से चेंज करके बेड पर लेट गया और सोती हुई अवनी को देखने लगा। वो अपने मन में बड़बड़ाया। I'm sorry अवनी, मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से ये सब खत्म हो जाए, जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिना किसी टेंशन के गुजार सकूं। लेकिन जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, मुझे तुम्हें इस सबसे दूर रखना द होगा। रॉयल घर जमाई का एपिसोड ये सबसे सोचते पहले हुए सुनने के लिए गौतम ने टेलीग्राम के करवट सर्च ली बार में और वो जाइए, सो वहां गया। सर्च कीजिए और द तब रॉयल घर अवनी जमाई। की 4 आंखों नंबर पे वो चैनल एक मिलेगा, टक नजर से 7,500 गौतम मेंबर है, को उसी देखे को जा रही ज्वाइन करना है। सबसे और उसकी पहले आंखों में एपिसोड उसी पर उदासी के आता है। साथ साथ हल्की नमी भी थी। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि गौतम पिछले कुछ दिनों से अवनी को टाइम नहीं दे पा रहा था, बल्कि असल वजह यह थी कि अवनी ने बालकनी से गौतम की कार को आते हुए देख लिया था। साथ ही कार के शीशे से उसने गौतम और रिया को हक करते और एक साथ घर के अंदर दाखिल होते हुए भी देख लिया था। अवनी अपने मन में बड़बड़ाई। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो गौतम? मुझे लगा था कि वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को एक अलग अंजाम तक ले जाएं। पर जब जब मुझे लगा कि हमारा रिश्ता एक नया मुकाम हासिल करेगा, तब तब तुम कुछ ऐसा करते हो कि जिससे मैं टूट जाती हूँ। अब तो मुझे ये रिश्ता भी एक झूठ लगने लगा है। बताओ मुझे गौतम, तुम्हारा सच क्या है? उसी रात किसी के कदम माहिरा के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और माहिरा उस कमरे में रखी एक रॉकिंग चेयर पर बैठी आगे पीछे हो रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक आकर्षक आत्मविश्वासी लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रियंका थी। प्रियंका को देखकर माहिरा ने चेयर पर हिलना बंद करते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हारे लिए एक खास काम है। जी माहिरा जी, वक्त आ गया है तुम्हें गौतम के पास जिस काम के लिए भेजा गया था उसे अंजाम देने का। प्रियंका ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन माहिरा के चेहरे पर क्रूर मुस्कान देख वो चुप रही। तुम्हारा काम है गौतम के बेहद करीब जाना। तुम्हें उसके और उसकी पत्नी अवनी के बीच दूरियां पैदा करनी है, उनके भरोसे को तोड़ना है। प्रियंका थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली। लेकिन माहिरा जी। इससे पहले कि प्रियंका अपनी बात पूरी करती, माहिरा चेयर से उठकर सीधा उसके ठीक सामने आते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रियंका। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। प्रियंका की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। लेकिन इतना तय था कि प्रियंका की लाइफ की कोई एक कमजोर कड़ी जरूर थी जिसकी चाबी माहिरा के हाथ में थी। तभी माहिरा दोबारा से प्रियंका को धमकाते हुए बोली, तुम्हारी मजबूरी मुझे अच्छे से पता है और तुम भी ये अच्छे से जानती हो कि जो मैंने तुमसे कहा है, अगर तुमने वो नहीं किया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसीलिए अब वही करो जो मैं कह रही हूँ, समझी? प्रियंका के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, जी। माहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोली, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। गौतम को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके दिल को तोड़ दिया जाए, उसके रिश्ते को बर्बाद कर दिया जाए, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। और ऐसा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए कल से ही तुम अपने काम पर लग जाओ। प्रियंका के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो हां में अपना सिर हिलाती हुई वहां से निकल गई। अगली सुबह गौतम जब सिद्धा फार्मा के अपने ऑफिस पहुंचा तो अपने चैम्बर में जाते ही उसने पहले से प्रियंका को वहां पाया। जैसे ही उसकी नजर प्रियंका पर पड़ी, वो एक पल के लिए थम गया। उस रोज प्रियंका पहले से कहीं ज्यादा अलग लग रही थी। उसने वन पीस पहना था और ऊपर से एक ब्लेजर भी था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने होठों पर ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई हुई थी। साथ ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मस्कारा लगा हुआ था और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा ग्लो कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गौतम की असिस्टेंट थी, बल्कि आज प्रियंका ने जिस तरह से खुद को कैरी किया था वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। तभी वो गौतम को देखकर एक हल्की स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। गौतम ने खुद को संभालते हुए हैरानी से कहा, कहना क्या चाहती हो? एक्चुअली सर, वो क्लाइंट मीटिंग का शेड्यूल बनाना है। आप एक बार अगर टाइमिंग्स चेक कर लेंगे तो बेहतर होगा। गौतम सीरियस टोन में बोला। ओह ठीक है,
तो बताओ आज का क्या शेड्यूल है? इतना कहते हुए गौतम जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। प्रियंका ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी और गौतम के टेबल पर ठीक उसके सामने रख दी। उसके बाद वो झुककर गौतम को मीटिंग्स का शेड्यूल बताने लगी। लेकिन गौतम को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि प्रियंका उसके एकदम करीब खड़ी थी और उसका चेहरा गौतम के चेहरे के बिल्कुल बगल में था। प्रियंका के स्ट्रॉन्ग सेंट की खुशबू को गौतम बहुत करीब से महसूस कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका जानबूझकर गौतम को सेड्यूस करने की इंटेंशन से वो सब कर रही थी। जब गौतम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा होते हुए बोला, क्या हम ये मीटिंग कल कर सकते हैं? आज मुझे लैब में जरूरी काम है। इतना कहते हुए गौतम बिना वहां एक और पल रुके अपने चैम्बर से बाहर चला गया। उसके जाते ही प्रियंका खुद से बड़बड़ाई, मुझे माफ करना गौतम, मैं ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम मुझसे कितना भी भाग लो, मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दे सकती। गौतम ने पूरा दिन लैब में ही बिताया। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो गौतम सबके जाने के बाद ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, पर जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुआ उसने देखा प्रियंका पहले से ही लिफ्ट में मौजूद थी। उस वक्त उसके अलावा लिफ्ट में और कोई भी नहीं था। एक पल के लिए गौतम के जी में आया कि वो लिफ्ट में प्रियंका के साथ ना जाए। ऐसा करने से प्रियंका को बुरा न लगे, इसलिए मजबूरी में गौतम प्रियंका के साथ लिफ्ट में जाने लगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट 20th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगी। गौतम जानबूझकर अपने फोन की स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा था कि प्रियंका पूरे टाइम उसे ही घूरे जा रही थी। तभी अचानक लिफ्ट एक झटके से रुक गई। लिफ्ट के अंदर की सारी लाइट्स बंद हो गईं और पूरी लिफ्ट में अंधेरा हो गया। ऐसा होते ही प्रियंका एक हल्की चीख के साथ गौतम से लिपट गई। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका? गौतम के ऐसा बोलने पर प्रियंका उससे लिपटी हुई घबरा कर बोली, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर। प्रियंका की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो जैसे सच में वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पर गौतम को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने प्रियंका को खुद से अलग करने की कोशिश की, पर प्रियंका उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में गौतम ने थोड़ी ताकत लगाते हुए प्रियंका को खुद से दूर करते हुए कहा, खुद को संभालो प्रियंका। इतना कहते हुए गौतम ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और लिफ्ट के अंदर हल्का उजाला हो गया। उस हल्की रोशनी में गौतम ने देखा कि प्रियंका की आंखों में अभी भी थोड़ा डर साफ नजर आ रहा था। गौतम उसे समझाते हुए बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ की हर लिफ्ट में इमरजेंसी अलार्म है। इतना कहते हुए उसने लिफ्ट में लगा इमरजेंसी अलार्म दबा दिया। अब बस कुछ ही देर में सिक्योरिटी हमें लिफ्ट से बाहर निकाल देगी। तब तक के लिए सब रखो एंड बी स्ट्रांग। गौतम की आवाज में थोड़ी सख्ती थी, लेकिन प्रियंका के चेहरे की बेचैनी अभी भी साफ झलक रही थी। अगले 5 मिनट तक वो दोनों वैसे ही उस लिफ्ट में फंसे रहे, पर वहां उनकी मदद करने अभी तक कोई भी नहीं आया था। प्रियंका थोड़ा घबराते हुए बोली, मेरा दम घुट रहा है सर, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। अगर कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया तो? इतना कहते हुए प्रियंका ने घबराते हुए गौतम का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही गौतम की बेचैनी भी बढ़ गई। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, पता नहीं सिक्योरिटी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। गौतम ने लिफ्ट के दरवाजे की दरार को पकड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने में सफल रहा, पर वो लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में रुकी थी, जिस वजह से गौतम झुककर नीचे वाले फ्लोर पर उतरा और अपना हाथ लिफ्ट के अंदर डालते हुए प्रियंका से बोला, मेरा हाथ पकड़कर नीचे आ जाओ। प्रियंका ने वैसा ही किया, लेकिन वो जानबूझकर लिफ्ट से ऐसे नीचे उतरी कि गौतम खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा जमीन पर जा गिरा। प्रियंका भी ठीक उसके ऊपर गिरी। प्रियंका का चेहरा अब ठीक गौतम के चेहरे के सामने था और वो गहराई से गौतम की आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए गौतम के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने प्रियंका को अपने ऊपर से हटा दिया। लगता है सिक्योरिटी अलार्म खराब है, हमें सीढ़ियों से नीचे जाना होगा। गौतम बिना देरी के सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी कार से अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचकर गौतम अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम में नहाने चला गया, जबकि अवनी किचन में थी। जब अवनी अपने रूम में आई तो उसकी नजर बेड पर पड़ी गौतम की शर्ट पे गई। अवनी ने जैसे ही गौतम की शर्ट उठाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गौतम की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। क्या अवनी का शक गौतम और उसके रिश्ते में दूरियां ले आएगा? आखिर प्रियंका का अगला प्लान क्या होगा? किस मजबूरी के चलते प्रियंका माहिरा के लिए काम कर रही थी?
सुबह की पहली किरण जैसे ही जैसलमेर के आसमान में फैली, गौतम अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा अवनी रूम में नहीं थी। वो तैयार होकर जब नीचे डाइनिंग एरिया में आया तो उसने देखा कि अवनी पहले से ही टेबल पर बैठी थी, मगर आज उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा था। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना? आज कुछ खोई हुई सी क्यों लग रही हो? अवनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की गहराई कुछ और ही बयां कर रही थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। गौतम अवनी की फिक्र करते हुए बोला। तबीयत ठीक नहीं है? आई थिंक हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अवनी ने मना करते हुए कहा। नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़े। बस थोड़ी थकान की वजह से सुस्त महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर आज पूरा दिन तुम आराम करो। मैं यहीं घर पे रुक कर घर का सारा काम कर दूंगा। नहीं गौतम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने ऑफिस जाओ। वैसे भी आज घर पे ज्यादा काम भी नहीं है। ऊपर से रिया भी यहाँ है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो रिया मेरी हेल्प कर देगी। गौतम ने अवनी की आंखों में झांका। उसे महसूस हुआ कि अवनी के दिल में कुछ चल रहा है, मगर वो जबरदस्ती कुछ उगलवाना नहीं चाहता था। इसलिए वो एक हल्की मुस्कान के साथ बोला। ठीक है, तुम जैसा बेहतर समझो, बट प्रॉमिस मी, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी, ओके? अवनी ने सिर हिलाकर हामी भरी और गौतम बाहर निकल गया। लेकिन गौतम के जाते ही अवनी के चेहरे की वो फेक स्माइल वापस से गायब हो गई और एक बार फिर उसके दिल के जज्बात उसके चेहरे पर हावी हो गए। सिद्धा फार्मा के ऑफिस में जैसे ही गौतम पहुंचा, उसके चैम्बर में एंटर करते ही उसकी नजर प्रियंका पर पड़ी, जो अपनी टेबल पर बैठी कुछ फाइल्स अरेंज कर रही थी। प्रियंका को देखते ही गौतम एक बार फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका का बर्ताव उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। और पिछली रात तो प्रियंका उसके इतने क्लोज आ गई थी, मानो जैसे वो सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। गौतम अपने मन में यह तय कर चुका था कि उसे प्रियंका से थोड़ी दूरी बनाकर रखने की जरूरत थी, लेकिन अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से वो कितनी ही दूरी बनाकर रख सकता था। गौतम को वहां आया देख प्रियंका ने अपनी कुर्सी से उठकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया, पर गौतम ने उसे अनइंटरेस्टेड तरीके से गुड मॉर्निंग बोला और सीधा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा। लेकिन अगले ही पल प्रियंका फाइल्स लेकर उसके पास आई। सर, आज शाम को आपकी दवे डायग्नोस्टिक्स के चेयरमैन डॉक्टर दवे के साथ मीटिंग है गैलेक्सी होटल में। वो स्वीट नंबर 903 में आपका इंतजार करेंगे। गौतम हैरानी से बोला। क्या? पर मीटिंग स्वीट में रखने की क्या जरूरत थी? वो तो हम होटल के रेस्टोरेंट में भी रख सकते थे। प्रियंका गौतम की आंखों में एक शक साफ देख पा रही थी। वो सफाई देते हुए बोली। आई नो सर, पर डॉक्टर दवे नहीं चाहते कि मीटिंग पब्लिक के बीच में हो, क्योंकि इस मीटिंग में वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करेंगे। इसलिए वो इस मीटिंग को भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। गौतम को वो बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा। ओके, तुम बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, मैं तब तक लैब में थोड़ा काम कर लेता हूँ। मीटिंग से पहले रिव्यू भी तो करना है। इतना कहकर गौतम लैब की तरफ चला गया। तभी प्रियंका ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल उठा, प्रियंका बोली। माहिरा जी, गौतम आज शाम को गैलेक्सी होटल में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। जैसा आपने कहा था, आधा काम हो चुका है। अब अगला कदम आपको लेना है। दूसरी तरफ अपने रॉयल स्टाइल मेंशन में बैठी माहिरा ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मोबाइल रखा और एक दूसरे नंबर पर कॉल किया। तुम्हें आज शाम 6 बजे गैलेक्सी होटल पहुंचना है। गौतम आज वहां आने वाला है। अपना काम साफ और सटीक तरह से करना और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। माहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, मानो उसने गौतम के लिए कोई ऐसा जाल बिछाया था जिसमें इस बार गौतम बुरी तरह से फंसने वाला था। इधर अवनी विला में एक खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में गौतम की वही शर्ट थी जिस पर पिछली रात उसे हल्का सा लिपस्टिक का निशान दिखा था। अवनी शांत जरूर थी, पर उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। बार बार वो उस लिपस्टिक के निशान को देखे जा रही थी और हर बार उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो अपने मन में बड़बड़ाई, क्या ये कोई गलती थी या गौतम सच में कुछ छुपा रहा है मुझसे? वो अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसका फोन बजा। जैसे ही उसने अपने फोन की स्क्रीन पर लिखा नाम देखा, उसके दिल और चेहरे की बेचैनी भी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो कॉल उसकी मां गीता का था। अवनी उस हालत में गीता से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर
न जाने उसके मन में क्या आया और उसने गीता का कॉल रिसीव किया। आपने मुझे कॉल क्यों किया है मॉम? बेटा, पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आखिर हो तो तुम मेरी अपनी बेटी ही। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं जैसलमेर में हूँ। बस तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे आपसे नहीं मिलना है मॉम, और आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुझे उस विला में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं खुद उस विला में कदम नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उससे तुम्हें तकलीफ पहुँचे। मैं बस तुम्हें एक नजर देखना चाहती हूँ, जिससे मुझे तसल्ली मिले। तुम कहो तो हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना वो विला ना पैसा, बस अपनी बेटी से मिलने का हक चाहिए। गीता की आवाज में एक बेचैनी और दुख साफ झलक रहा था, जिसे अवनी भी महसूस कर पा रही थी। पता नहीं मॉम, मैं आपसे क्या कहूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है अवनी। मुझसे कहीं बाहर मिल लो, किसी होटल में। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। प्लीज आज शाम मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं जोधपुर वापस लौट जाऊंगी। अवनी थोड़ी देर सोचती रही, फिर अपनी माँ की बातों में जेन्युइन अफेक्शन महसूस कर उसके दिल की दीवारें थोड़ी नरम हो गईं। ठीक है मॉम, मैं आ जाऊंगी। आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। शाम 5:55 गौतम अपनी गाड़ी से गैलेक्सी होटल के ग्रैंड एंट्रेंस पर पहुंचा। उसके साथ प्रियंका थी, जो फाइल्स और लैपटॉप बैग लिए हुए थी। सर, स्वीट नंबर 903 तैयार है। डॉक्टर दवे 6:15 तक पहुंचने वाले हैं। वो दोनों होटल लॉबी से गुजरते हुए स्विमिंग पूल के पास से निकले ही थे कि अचानक प्रियंका की हाई हील्स फिसल गईं और वो सीधे पूल में गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिरी थी, लेकिन गौतम इतना हड़बड़ा गया था कि उसने इस बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और प्रियंका को पूल से बाहर निकाला। केयरफुल, ये क्या बचपना है? आई एम सॉरी सर, शायद मेरे जूते की ग्रिप चली गई थी। अब मैं क्या करूं? प्रियंका ऊपर से नीचे तक भीग गई थी और उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ नजर आ रही थी। गौतम उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी तो पूरी ड्रेस भीग गई है। तुम स्वीट में जाकर कपड़े बदल लो, जल्दी करो, क्लाइंट कभी भी आ सकता है। सर प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए। मुझे लगता है मुझे हल्का चक्कर भी आ रहा है। गौतम ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो प्रियंका के साथ स्वीट में नहीं जाना चाहता था, पर प्रियंका को सिर पकड़कर चक्कर खाता देख गौतम ने उसे संभाला और उसको मजबूरी में उसके साथ स्वीट तक जाना पड़ा। दूसरी तरफ अवनी और गीता उसी होटल गैलेक्सी के रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठी थी। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद गीता अवनी से बोली, अवनी बेटा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं सच में बदल गई हूँ। अवनी को अभी भी गीता की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, ये बस आप इसलिए बोल रही हैं ना मॉम, जिससे मैं आपको वापस अपने साथ उस विला में ले चलूं? नहीं अवनी, तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। तुम ही सोचो, अगर मुझे उस विला का लालच होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाती? अवनी गीता को अच्छे से जानती थी। उसे यह भी पता था कि गीता कुछ भी बेवजह नहीं करती थी। गीता ने अवनी को उस होटल में क्यों बुलाया था, ये तो अवनी को नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि उसके पीछे गीता की कोई ना कोई चाल जरूर थी। मैं कुछ नहीं जानती मॉम, और ना ही मैं कुछ जानना चाहती हूँ। आप मुझे देखना चाहती थी, जो कि आप देख चुकी हैं। अब आपको वापस जोधपुर जाना चाहिए। गीता ने अवनी को रोका, पर अवनी ने उसकी एक न सुनी। वो वहां से जाने के लिए अभी अपनी जगह से उठी ही थी कि तभी उसकी नजर लॉबी के अंदर के कॉरिडोर पर पड़ी। गौतम और प्रियंका एक साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे और गौतम ने प्रियंका को पकड़ा हुआ था, मानो जैसे वो उसे सहारा दे रहा हो। अवनी प्रियंका से कभी मिली नहीं थी, जिस वजह से उसे पता नहीं था कि वो गौतम की सेक्रेटरी थी। ये गौतम यहाँ क्या कर रहा है, और उसके साथ वो लड़की कौन है? अवनी ने गौतम को आवाज भी दी, लेकिन तब तक गौतम प्रियंका के साथ लिफ्ट में चला गया था। अवनी गीता को वहीं छोड़कर तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। तभी गीता ने अपनी कॉफी का सिप लिया और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अवनी जब तक लिफ्ट के पास पहुंची, तब तक लिफ्ट 9th फ्लोर पे जा चुकी थी। अवनी लिफ्ट के वापस आने का वेट करने लगी और लिफ्ट के वापस आते ही उसमें चढ़ गई और 9th फ्लोर का बटन प्रेस किया। जब वो 9th फ्लोर पे पहुंची
तो उसने देखा वहां बहुत सारे कमरे थे और गौतम या फिर प्रियंका उसे कहीं नजर नहीं आए। अवनी को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उसे किसी भी तरह पता लगाना था कि गौतम उस लड़की के साथ किस कमरे में गया था, पर वो हर कमरे का दरवाजा नहीं खटखटा सकती थी। तभी अवनी को लॉबी में एक होटल स्टाफ दिखाई दिया जो किसी को रूम सर्विस देकर लिफ्ट की तरफ आ रहा था। अवनी ने उसे रोकते हुए सवाल किया, एक्सक्यूज मी, क्या अभी आपने एक कपल को यहाँ आते देखा? मुझे ये जानना है कि वो कौन से रूम में है। उस होटल स्टाफ ने अवनी को हैरानी से देखा और एक फेक स्माइल के साथ बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, हम हमारे कस्टमर्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। अवनी ने उस होटल स्टाफ को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की पर उसने अवनी की एक न सुनी। आखिर में अवनी को वही पैतरा आजमाना पड़ा जो दुनिया का हर इंसान अपना काम निकलवाने के लिए आजमाता है। अवनी ने अपने पर्स से एक 500 का नोट निकाला और उसे उस होटल स्टाफ की शर्ट की पॉकेट में रखते हुए कहा, देखिए, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो दोनों किस रूम में हैं, और अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। होटल स्टाफ ने घबराते हुए लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि जब अवनी ने उसकी पॉकेट में 500 का नोट रखा था तब अवनी की वजह से वो सीसीटीवी की नजर से छुप गया था। वो एक राहत की सांस लेते हुए अवनी से बोला, ओके मैम, लॉबी के आखिर में जो स्वीट है वो दोनों उसी में गए हैं, स्वीट नंबर 903 में। इतना कहते हुए वो स्टाफ बिना एक पल गवाए वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अवनी की नजर अब लॉबी के आखिर में बने स्वीट नंबर 903 पर गड़ी हुई थी। उसने धीरे से अपने कदम उस ओर बढ़ाए। जैसे जैसे अवनी स्वीट के पास जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। आखिर में अवनी ठीक स्वीट नंबर 903 के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हुए हाथ से स्वीट की डोरबेल बजाई और बेचैन होकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक स्वीट का दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे पर गौतम नहीं खड़ा था बल्कि वही लड़की खड़ी थी जिसे अवनी ने गौतम के साथ देखा था। प्रियंका एक रिवीलिंग नाइट ड्रेस में थी जिसे देखकर अवनी एक पल को सन्न रह गई। यस, किससे मिलना है आपको? प्रियंका के सवाल पर अवनी हैरान होते हुए बोली, तुम वही लड़की हो ना जो थोड़ी देर पहले गौतम के साथ लॉबी में थी? प्रियंका थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, ओह, तो आप गौतम सर को जानती हैं? एक्चुअली सर अभी वॉशरूम में हैं। वैसे अगर आप चाहे तो अंदर आ सकती हैं। लेकिन अवनी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रियंका जिस हाल में उसके सामने खड़ी थी उससे अवनी के दिमाग ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया था। गौतम को लेकर अवनी के मन में जो शक था अब वो यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अवनी प्रियंका के होठों पर लगी लिपस्टिक पहचान चुकी थी, क्योंकि उसने उसी शेड की लिपस्टिक लगाई थी जिसकी छाप अवनी ने पिछली रात गौतम की शर्ट पर देखी थी। अवनी की आंखों में आंसू आ चुके थे और अब वो स्वीट के अंदर जाकर अपने विश्वास को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। वो तेजी से वहां से पलटी और सीधा होटल के बाहर भागी। वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई, मगर उसे नहीं पता था कि एक काली एसयूवी उसकी गाड़ी को धीरे धीरे पीछे से फॉलो कर रही थी। आखिर अवनी को कौन फॉलो कर रहा था? क्या अवनी और गौतम का रिश्ता एक शक के चलते खत्म होने की कगार पे था? माहिरा ने गौतम के खिलाफ क्या प्लान बनाया था? सूरज लगभग डूब चुका था और अवनी की कार पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पकड़े हुए उसका चेहरा गंभीर और मन उदास था। उसके जहन में सिर्फ वही दृश्य घूम रहा था जो उसने गैलेक्सी होटल में देखा था। गौतम और प्रियंका को एक ही स्वीट में जाते हुए देखकर उसकी आत्मा तक हिल गई थी। वो यही सोच रही थी कि क्या गौतम सच में उससे कुछ छुपा रहा है या फिर ये सब एक गलतफहमी थी, पर उसका दिल उसे तोड़ने लगा था। उसी वक्त एक काली एसयूवी पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स अवनी की कार को निशाने पर लिए थी, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। अवनी उदास मन से बड़बड़ाई, क्यों किया तुमने ऐसा गौतम? क्या मेरे यकीन की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए? अवनी की आंखों से बहते आंसू अब गुस्से में बदलने लगे थे। उसकी कार अब एक पहाड़ी रास्ते की ओर मुड़ चुकी थी, जहां एक ओर गहरी खाई थी और दूसरी ओर घना जंगल। वो रास्ता ऐसा था जहां रफ्तार मौत को दावत देती थी। अचानक सामने से एक तेज ट्रक आता दिखा। उसकी लाइट्स अवनी की आंखों में चुभी और अगले ही पल अवनी की कार फिसलती हुई सीधे ट्रक की तरफ बढ़ी।
लेकिन आखिरी पल में उसने स्टीयरिंग घुमा दिया। अब उसकी कार सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से आई वो काली एसयूवी बिजली की रफ्तार में आगे आई और दोनों कारों में जोरदार टक्कर हुई। अवनी की कार का पिछला हिस्सा एसयूवी से टकराया और खाई के किनारे झूलता हुआ रुक गया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। अवनी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसकी सांसें तेज थीं, दिल उखड़ा हुआ और सामने जो चेहरा दिखा उसे देखकर वो सन्न रह गई। एसयूवी से उतरे थे गौतम और उसके पीछे पीछे प्रियंका। उन दोनों को वहां देखकर अवनी चौंकते हुए बोली, गौतम, तुम यहाँ? गौतम ने गंभीर और धीमे स्वर में कहा, अवनी प्लीज मुझे अपनी बात समझाने दो। क्या कहोगे अब? कि जो मैंने देखा वो झूठ था? कि तुम वहाँ होटल रूम में प्रियंका के साथ नहीं थे? गौतम समझ गया था कि अवनी को समझाना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। अवनी प्लीज हमें गलत मत समझो। जो तुमने देखा वो वैसा नहीं था जैसा वो दिखा। अवनी ने एक नजर प्रियंका पर डाली और फिर अपने आंसू पोंछते हुए गौतम की ओर देखा। मतलब अब मेरी आंखों को भी यकीन नहीं करना चाहिए? मैं जानता हूं कि जो हुआ उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन सच यही है कि हम दोनों सिर्फ एक क्लाइंट मीटिंग के लिए होटल गए थे। प्रियंका सिर्फ मेरी कलीग है, इससे ज्यादा हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। गौतम अवनी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर अवनी का शक थोड़ी सी देर में ही खत्म होने वाला नहीं था। वो चिढ़ते हुए नम आंखों से गौतम से बोली, और वो लिपस्टिक का निशान जो मैंने तुम्हारी शर्ट पर देखा, वो किसकी गलती थी? एक पल के लिए गौतम चौंका, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था अवनी किस बारे में बात कर रही थी। तभी उसे पिछली रात की बात याद आई और वो अवनी को समझाते हुए बोला, अवनी, कल ऑफिस से घर आते वक्त मैं और प्रियंका लिफ्ट में फंस गए थे। मैंने उसकी लिफ्ट से बाहर निकलने में मदद की थी। शायद वो निशान तभी मेरी शर्ट पर लग गया होगा। मुझ पर भरोसा करो अवनी, तुम चाहो तो प्रियंका से भी पूछ सकती हो। प्रियंका का चेहरा भीतर से कांप रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ये गलतफहमी इतनी जल्दी दूर हो, लेकिन उसके चेहरे पर बनी मासूमियत की परतों के नीचे एक औरत थी जो किसी और के इशारे पर ये सब कर रही थी। वक्त की नजाकत और मजबूरी को देखते हुए प्रियंका अवनी से बोली, आप चाहे तो मैं कसम खा सकती हूँ अवनी जी, गौतम सर ने मेरे साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की। वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। अवनी अंदर से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी सब कुछ एक साथ उभर रहे थे, पर कहीं ना कहीं गौतम की आवाज में जो सच्चाई थी वो उसके दिल को छू रही थी। अगर ये सब सच है तो तुम मेरे पीछे क्यों आए? क्योंकि जब मैंने तुम्हें होटल से निकलते हुए देखा, मैं समझ गया कि तुमने कुछ गलत देख लिया है और तुम तकलीफ में हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने तुम्हें आवाज देकर रोका भी, पर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। इसलिए मैं भी प्रियंका के साथ तुम्हारे पीछे आया। उस पल अवनी की आंखें भर आईं। गौतम ने उसकी जान बचाई थी। उसने उसका पीछा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो उसे टूटते हुए ना देख सके, लेकिन उसकी नजरों के सामने खड़ी प्रियंका उसे बार बार याद दिला रही थी कि उस होटल के कमरे का दरवाजा किसने खोला था और किस हालत में खोला था। अवनी ने एक गहरी सांस ली और कुछ कदम पीछे हट गई। मुझे वक्त चाहिए गौतम, समझने के लिए, सोचने के लिए, तुम पर यकीन करने के लिए। मैं यहीं रहूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि मुझ पर यकीन किया जा सकता है, मैं यहीं मिलूंगा। प्रियंका चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके भीतर डर और पछतावे की लहरें उठ चुकी थीं। वो जानती थी जो खेल वो खेल रही थी वो एक दिन उसका सब कुछ छीन लेगा। जंगल के उस सुनसान मोड़ पर जब हवाएं ठहर गई थी और सब कुछ थम गया था, तभी अचानक एक अजीब सी सनसनाहट ने माहौल को चीर दिया। बिजली की रफ्तार से एक तीर फेंका गया जिसकी दिशा सीधी अवनी की ओर थी। लेकिन अगले ही पल गौतम की आंखें चमक उठी। हवा में हुई जरा सी कंपन को उसने महसूस कर लिया था। उसने एक पल की भी देर किए बिना अपनी जगह से छलांग लगाई और वो जहरीला तीर उसकी हथेली में जाकर थम गया। अवनी बुरी तरह कांप गई थी। उसने उस तीर को देखा जो अब गौतम की मुट्ठी में था। उसकी नोक से एक हरा काला जहर टपक रहा था। अवनी और प्रियंका की आंखें फैल गईं और अगले ही पल चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। तीनों ने झुककर एसयूवी की आड़ ली। तीर कार के पिछले हिस्से पर लग रहे थे। कांच चटकने की आवाजें, धातु पर टकराते तीर और चारों ओर फैला अंधेरा मानो मौत नाच रही थी। ये सब क्या हो रहा है गौतम? हम पर कौन तीरों से हमला कर रहा है? गौतम ने
अपने हाथ में पकड़े तीर की नोक को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो अपने मन में बड़बड़ाया, ये जहर किसी आम शिकारी का नहीं हो सकता, ये प्रोफेशनली तैयार किया गया है। लेकिन गौतम ये बात अवनी और प्रियंका के सामने जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, लिसन, आई थिंक ये कोई लुटेरे हैं जो इस सुनसान रास्ते में आते जाते लोगों को लूटते हैं। हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। प्रियंका का चेहरा फीका पड़ गया था। अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि वो हमला माहिरा ने करवाया था, लेकिन वो ये बात गौतम या अवनी के सामने नहीं बोल सकती थी। और दूसरी तरफ गौतम को भी पता नहीं था कि प्रियंका उन्हीं लोगों के लिए काम करती थी। वो तीनों दबे पांव वहां से भागने लगे, लेकिन तभी प्रियंका का पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी कलाई मुड़ गई। उसने सोचा कि शायद वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आखिर वो भी तो माहिरा के लिए ही काम कर रही रॉयल थी। घर जमाई का लेकिन एपिसोड तभी सबसे काली पहले सुनने छाया के लिए उसके सामने टेलीग्राम के आई। सर्च बार हाथ में में जाइए, बंधा वहां तीर सर्च कमान, कीजिए जिसकी रॉयल नोक घर अब जमाई। सीधे प्रियंका की नहीं, छाती दा की नहीं ओर थी। करना। प्रियंका की सांसें कीजिए मानो रॉयल रुक सी घर गईं। जमाई। वो वहां पे यकीन नहीं 5 कर पा नंबर रही पे थी जो चैनल कि मिलेगा, माहिरा उस के पर लोग आपको सब्सक्राइब उसकी कर जान लेना के है। दुश्मन भी हो सकते थे। तभी एक पत्थर उस आदमी के हाथ पर आकर जोर से लगा और उसका तीर कमान रॉयल घर जमाई का जमीन पर एपिसोड गिर सबसे पड़ा। पहले सुनने वो के लिए आदमी टेलीग्राम के गुस्से सर्च से बार में पलटा जाइए, वहां और सर्च सामने कीजिए हवा रॉयल में घर उड़ता जमाई। हुआ गौतम टेलीग्राम पे आया, 5 जिसने नंबर सीधा पे एक जो भयानक चैनल फ्लाइंग आएगा, किक उस आदमी के 7300 सीने पर प्लस मारी। मेंबर है, वो उसी को हत्यारा आपको ज्वाइन उछलकर करना है। सबसे पेड़ से पहले टकरा एपिसोड कर उसी गिर चैनल गया। पर आता है। वो 2 हत्यारे थे जो उन्हें मारने आए थे, लेकिन गौतम तभी चिल्लाते हुए प्रियंका से बोला, प्रियंका, भागो यहां से। प्रियंका एक पल के लिए जमीन में गड़ गई थी, लेकिन फिर वो उठी और अंधेरे में दौड़ने लगी। अवनी, जो एक चट्टान के पीछे छिपी थी, उसने प्रियंका को उस ओर आते देखा। इधर आओ जल्दी। दोनों चट्टान के पीछे छुप गईं, जबकि दूसरी तरफ गौतम अब दूसरे हत्यारे से भिड़ चुका था। वो आदमी तीर छोड़ने ही वाला था कि गौतम ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। तभी वो पहला वाला हत्यारा भी उठकर खड़ा हुआ और गौतम की तरफ दौड़ा। उन दोनों हत्यारों ने गौतम को दोनों ओर से घेर लिया और उस पर हमला करने लगे। पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि गौतम के पास सुपर पावर्स थीं और वो मार्शल आर्ट्स में भी एक था। और जब गौतम ने उन पर वार करना शुरू किया तो वो दोनों ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाए और चोटों के साथ जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और वो जोर जोर से हाँफ रहे थे। पर गौतम को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों किलर्स को धूल चटाने में उसने कोई मेहनत भी की थी। वो उन दोनों के सिर पर मौत बनकर खड़ा उन्हें घूर घूर के देख रहा था। सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों किलर्स हाथ उठाकर सन्न होकर सरेंडर कर गए, मगर गौतम ने एक डरावनी मुस्कान के साथ जोर से पूछा, बताओ, तुम दोनों को किसने भेजा? किसने अटैक प्लान किया था? किलर्स की नजरों में डर साफ झलक रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे से राजी होते हुए उनके मुंह से कोई नाम निकलने ही वाला था कि अचानक उनके शरीर जोर जोर से हिलने लगे और अगले ही पल उनके मुंह से एक नीले रंग का झाग निकलने लगा। इससे पहले गौतम समझ पाता कि उन्हें हुआ क्या था, वो दोनों वहीं जमीन में गिरकर मर गए। गौतम वो देखकर स्तब्ध रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि जहर वाले तीर जमीन पर पड़े थे। फिर उन दोनों की मौत कैसे हुई? तभी गौतम को अपनी गर्दन में अचानक एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी गर्दन छुई और महसूस किया जैसे कोई छोटे कीड़े ने उसे काट लिया हो। आंखों की रोशनी में उसे एक खास मच्छर नजर आया जो अजीब ढंग से ग्लोइंग था और लग रहा था उस मच्छर का डंक डेडली पॉइजनस था। गौतम समझ गया था कि उन दोनों किलर्स की मौत कैसे हुई थी। वो मच्छर नॉर्मल मच्छर नहीं था, बल्कि उसे देखकर गौतम समझ गया था कि उस मच्छर को किसी लैब में बनाया गया था जिसका डंक जहरीला था और उसी मच्छर ने उन दोनों को काट कर खत्म कर दिया। इस रियलाइजेशन के तुरंत बाद अवनी और प्रियंका चट्टान की आड़ से बाहर निकली और गौतम के पास आकर खड़ी हुई। जैसे ही अवनी ने उन किलर्स की डेड बॉडीज देखी, वो घबराते हुए गौतम से बोली, ये तुमने क्या किया गौतम? तुमने उन्हें मार दिया? वो सब देखकर प्रियंका भी हैरान रह गई थी। गौतम अपनी सफाई देते हुए बोला, नहीं, मैंने नहीं। वो लोग अपने ही तीरों से मारे गए, या ज्यादा सही कहूं तो जहर भरे तीर से। अवनी ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में शक और दर्द दोनों थे कि वो किस हद तक टूट चुकी थी। वहीं प्रियंका की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था
उसने माहिरा की चालों के बारे में सोचा कि कैसे उसने गौतम और अवनी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर उसे यह एहसास हुआ कि गौतम ने उसकी जान बचाई। इस बात से उसे बहुत गिल्ट हो रहा था। एक पल के लिए प्रियंका डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब माहिरा की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी वो मजबूरी याद आई जिस वजह से उसने माहिरा के लिए काम करने की हामी भरी थी। प्रियंका सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक तरफ उसकी मजबूरी थी जिस वजह से वो माहिरा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, दूसरी तरफ था गौतम जिसने अनजान होते हुए भी उसकी जान बचाई थी। आखिर में प्रियंका ने फैसला किया कि वो गौतम को सब सच बता देगी कि वो उसकी कोई असिस्टेंट नहीं थी, बल्कि माहिरा और प्रोफेसर आचार्य की भेजी हुई जासूस थी जो गौतम को नुकसान पहुंचाने आई थी। वो गौतम से बोली, गौतम सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन इससे पहले वो गौतम से कुछ बोलती, गौतम उसे रोकते हुए बोला, आज के लिए बहुत कुछ हो चुका है, अब कोई भी बात करने का फायदा नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अंधेरा भी हो गया है और क्या पता इन लुटेरों के कोई साथी भी यहाँ आसपास ही कहीं पर हो। गौतम ने प्रियंका की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया था और इस बात ने प्रियंका की बेचैनी और बढ़ा दी थी। लेकिन वो खुद भी जबरदस्ती अपनी बात बोलकर गौतम और अवनी की टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। वो तीनों एक साथ उस जगह से निकलने लगे, मगर जैसे ही वे एसयूवी की ओर बढ़े, अचानक गौतम के पूरे शरीर में तेज झंझनाहट दौड़ गई, उसकी चाल लड़खड़ा गई और चेहरा पीला पड़ गया। गौतम की सांसें अटकने लगी और वो जमीन पर गिरने लगा। उसकी वो हालत देखकर अवनी और प्रियंका भी घबरा गए। अवनी घबराते हुए बोली, गौतम, तुम ठीक तो हो? प्रियंका तुरंत गौतम के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए घबरा कर बोली, सर, आपको क्या हुआ? कहीं कोई इंजरी तो नहीं है? लेकिन गौतम उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी और उसकी आंखों में धुंधली चमक थी। गौतम समझ गया था कि उसकी उस हालत के पीछे वही जहरीला मच्छर था जिसके डंक मारने से उसके शरीर में वो जहर धीरे धीरे फैलने लगा था। वहीं अवनी गौतम को उस हाल में देखकर बेचैन हो गई थी और साथ ही रो भी रही थी। तभी प्रियंका अवनी से बोली, हमें जल्दी से सर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो सर की जान भी जा सकती है। प्रियंका की बात सुनकर अवनी की रूह कांप गई, क्योंकि आज उसे इस बात का डर सता रहा था कि शायद वो गौतम को खो सकती थी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या गौतम की जान उस जहर से बच पाएगी? क्या प्रियंका माहिरा के खिलाफ जाएगी? आखिर प्रियंका की क्या मजबूरी थी जिसका फायदा माहिरा उठा रही थी?